हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग क्विकली थ्योरी का रिवीजन कर लेंगे 5 से 10 मिनट में और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने मतलब सबके सब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब वैसे कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे कॉन्सेप्ट पे जो बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम लोग ज़्यादा करेंगे। मतलब वैसे क्वेश्चन का परसेंटेज यहाँ पे 90% है और 10% क्वेश्चन वैसे हैं जो उतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो वंस इन अ वाइल पूछे जाते हैं, लेकिन वो 10% क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्ड होने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, इसलिए वो क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया। ठीक है, तो मैं बोलना चाहता हूँ हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मत देखना कि कोई क्वेश्चन जो 10% क्वेश्चन में हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन वो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उससे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होता है और जिससे फिर आपका किसी आसान क्वेश्चन में मदद मिल सकता है। ठीक है, इसलिए किसी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। दूसरी बात है कि लेक्चर को आप बिना कॉपी पेन के मत देखो। किसी भी लेक्चर को आप सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं, किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे आप लेक्चर देखते हो तो कॉपी पेन लेके देखा करो, क्योंकि आप कभी भी पैसिवली नॉलेज को अटेन नहीं कर सकते। आप कॉपी पेन लेके बैठो, जो चीज़ सीख रहे हो उसको लिखते जाओ। कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है उसको खुद से पॉज करके पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने फिर टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर अगर आपसे बन भी गया तब भी टीचर का सोल्यूशन देखो, फिर मेथड को कंपेयर करो एंड सो ऑन। तो ये सब मतलब एक्टिवली आपको एंगेज करना पड़ेगा लेक्चर के साथ। आप खाली ये नहीं कि हाँ लेट के बेड पे आप मोबाइल में देख रहे लेक्चर, वैसे आप नॉलेज अटेन आपको लग रहा है आप कर रहे होगे लेकिन नहीं करोगे। एक्चुअल एग्जाम में जब आप पेन से उस सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बनाना चाहोगे तो हो सकता है कि आप गलती कर दो। ठीक है, और जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है उसमें मैं रिसेंट ईयर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया। मतलब किसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया, तो मैं 2022 का क्वेश्चन को इस लेक्चर में इंक्लूड करूँगा, 2018 का नहीं करूँगा। ठीक है, और इसी से रिलेटेड दूसरी बात भी है ये कि अगर किसी कॉन्सेप्ट से पिछले 4 साल में क्वेश्चन नहीं आया है तो हो सकता है कि उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए मैं 10 साल पुराना क्वेश्चन भी चूज कर लूँ। तो ये मैं सोचना रही है तो 2010 का क्वेश्चन है वो रेलेवेंट नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये कि जो क्वेश्चन का नंबरिंग है उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि पीडीएफ से काट के लिया गया है, तो हो सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करूँ उसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया हो। ठीक है, वो प्रिंटिंग वाला पार्ट है तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, तो ये मैं सोचना मैंने कोई गलती की है, बस क्वेश्चन नंबर जो लिखा रहेगा प्रिंटेड फॉर्म में उसको इग्नोर करना। और लास्ट बात ये कि लेक्चर देखते देखते आपके मन में अगर कोई भी डाउट आए, आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो टाइम स्टैम्प यूज़ करके कमेंट में पूछ सकते हो। टाइम स्टैम्प आप सही से यूज़ करोगे तो ब्लू कलर में आएगा आपके कमेंट लिखने के बाद। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किरचॉफ्स करंट लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो किसी पॉइंट पे चाहे कितने भी करंट एंटर करो, कितना भी करंट लीव कर रहा हो, नेट करंट एंटरिंग द पॉइंट शुड बी इक्वल टू नेट करंट लीविंग द पॉइंट। जैसे इस डायग्राम में देखें तो इस पॉइंट पे करंट एंटरिंग में किसका रोल है, I4 का रोल है। I4 देखो इस पॉइंट तक करंट ला रहा है, I2 ला रहा है और I1 आ रहा है। करंट एंटरिंग दिस पॉइंट कितना है, I1 प्लस I2 प्लस I4, और करंट लीविंग दिस पॉइंट कितना है, I3 प्लस I5। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, ये सिंपली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है। वैसे वोल्टेज लॉ ये आपका वर्क एनर्जी से आता है। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है, किसी भी लूप में आप कितना भी एलिमेंट्स हो लूप में उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी लूप में आप अगर किसी पॉइंट से स्टार्ट करके वापस उस पॉइंट पे आओ और उस लूप में जब भी किसी एलिमेंट को क्रॉस कर रहे हो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखते जाओ, और ये चीज़ हर एलिमेंट के लिए करो, और जितने पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे सबको समेशन कर दो, तो नेट चेंज क्या हो जाएगा, जीरो। बेसिकली उस पॉइंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए ना, तो उसी को आप स्टेप्स में लिख रहे हो है ना। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, फिर इसके अक्रॉस, फिर इसके अक्रॉस, फिर इसके अक्रॉस, इन सबको जोड़ेंगे तो नेट क्या होना चाहिए, नेट चेंज इन पोटेंशियल, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वापस वहीं पर आ गया, सबको कवर करके तो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आप ये भी यूज़ करोगे, केवीएल भी यूज़ करोगे, वोल्टेज लॉ भी यूज़ करोगे, वही किसी भी सर्किट किसी भी क्लोज्ड पाथ के अलावा टोटल सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल का सम जीरो, और ये करंट लॉ भी है ना, जंक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों यूज़ करोगे है ना। तो यहाँ पे जो नाम लिखा गया है इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, यहाँ खाली दिखा रहा हूँ पॉइंटर से, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, मैं यूजुअली इसको फॉलो करूँगा। ठीक है ना, केसीएल और केवीएल खाली यूज़ करके हम लोग सब क्वेश्चन बेसिकली वही यूज़ करना है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। और इतना मत सोचना आप, खाली केसीएल और केवीएल यूज़ करेंगे तो सर्किट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास कुछ रजिस्टर्स और वो पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उन सब रजिस्टर्स को के बदले अगर एक रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़े तो उसका इक्विवेलेंट इस फॉर्म में मिलेगा। वैसे सीरीज में अगर रजिस्टर्स है तो ऐसे मिलेगा। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये एक्चुअली में इसको नहीं बोलते, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। तो ये जो फिगर है ये व्हीटस्टोन ब्रिज का फिगर है। ठीक है, इसी को आप 2-3 तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये वन ऑफ द तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये 4 रेजिस्टेंस है और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक ब्रिज है, मतलब ब्रिज जैसा दिख रहा है शेप है ना, ये 5th रेजिस्टेंस है ना। तो अगर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 है तब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड कहलाता है। तो मैं सोच रहा हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज मतलब ये कंडीशन, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, बैलेंस्ड होगा तो मतलब ये कंडीशन होगा, बस इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, ओके। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बैटरी के एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब जो रियल बैटरी होता है उसके पास हमेशा एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको आइडियल बैटरी मिल जाएगा, आइडियल बैटरी में समझ लेना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज ये ऐसा आएगा। ठीक है, अगर सीरीज में है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन है ना, अगर बैटरी सब सेम पोलैरिटी के सेंस में जुड़े हुए हो। ठीक है,
और अगर अपोजिट रहेंगे तो माइनस भी आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन जो भी अपोजिट रहेगा ना। क्वेश्चन हम लोग देखें डिटेल में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करो ई इक्विवेलेंट, मतलब उन सब बैटरीज के बदले जो इक्विवेलेंट बैटरी या एक बैटरी आप लगाओगे उसका जो ईएमएफ रहेगा उसको इक्विवेलेंट ईएमएफ बोला जाएगा, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आर इक्विवेलेंट बोला जाएगा। तो वो E1/R1 + E2/R2 एंड सो ऑन ये होता है, ठीक है। ओके, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पैरेलल वाले केस का वैसे आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/2, वैसे सीरीज वाले का आ जाएगा R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, पावर डिलीवर्ड होता है V × I। तो किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और उससे I करंट अगर बाहर निकल रहा है तो हम लोग बोलते हैं पावर डिलीवर्ड थ्रू द डिवाइस कितना है V × I, ठीक है। बैटरी जो पावर डिलीवर करेगा वो हो जाएगा E × I, है ना, इस लॉजिक से, ठीक है। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टर V² I²R जैसा बोलना है बोलो, ठीक है। अब इसमें आते हैं, थोड़ा जूम आउट, जूम ज़्यादा हो गया है, थोड़ा इधर हो जाओ, हाँ सेंटर में हो जाओ ये, ठीक है। अब करंट को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो करंट होता है dQ/dt, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा, एवरेज करंट हो जाएगा ΔQ/ΔT, ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना। अब जो करंट डेंसिटी है वो एक एरिया है, तो मतलब सॉरी वो एक वेक्टर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कर दोगे आप एरिया वेक्टर वैसा ही जैसे गॉस लॉ में आता था, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा करंट पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन है, क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शन जो भी है ना। तो J.A किसी भी एरिया के थ्रू आपको पता करना है कितना करंट पास हो रहा है, तो एरिया वेक्टर मतलब सॉरी करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे करंट डेंसिटी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो करंट डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया। और परपेंडिकुलर का मतलब ये है, यहाँ डायग्राम इसके रिलेटेड दिया नहीं कि तो मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर आप एक एरिया ले लो, मान लो ये वाला एरिया ले लिए, बहुत ही मोटा पेन है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक एरिया ले लिया है ना। तो करंट डिवाइडेड बाय ये परपेंडिकुलर एरिया अगर I है तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा I/A, लेकिन ये एरिया करंट के फ्लो के चार्ज के फ्लो के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, याद रखना है ना। तो ये हमेशा ये परपेंडिकुलर यहाँ लिख दो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। ओके, और करंट डेंसिटी वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड तो मैंने बता दिया, डायरेक्शन किस तरफ हो, जिस डायरेक्शन में करंट होगी उस डायरेक्शन होगा, ठीक है। करंट खुद वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लेकिन करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। ओके, अब करंट जो होता है नंबर ऑफ क्या बोलते हैं चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, क्रॉस सेक्शन एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनके जैसे जुड़ा रहता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे, है ना। तो I is NEA/VD, ठीक है ना। ओम्स लॉ बोलता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, तो V = IR, ठीक है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पावर थ्रू अ रेजिस्टेंस, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर पता था, ठीक है। तो T सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, तो पावर इतने हैं, पावर इंटू टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। सबके ऊपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए तो खाली फॉर्मुलाज देख लेते क्या क्या होते हैं, ठीक है। ओके, स्टेडी करंट की बात करें तो स्टेडी करंट जब भी बोला जाए तो समझ लेना कि हर एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा, उसको बोलते हैं स्टेडी करंट, ठीक है। करंट डेंसिटी तो मैंने बता दिया वहाँ पे। हाँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो -E × इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय M × टाउ, टाउ होता है एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स, ठीक है। ओके, ओम्स लॉ पे आते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो ये जो था V = IR, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म नहीं है, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू आपका कंडक्टिविटी इंटू करंट डेंसिटी वेक्टर, ठीक है। जहाँ पे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इतना होता है, ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर इंटू आपका एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स वो, ठीक है। ओके, कंडक्टिविटी जो होता है उसको रो से डिनोट करेंगे, दैट इज 1/1 रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो J = सिग्मा, इसको भी आप बोल सकते हो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, है ना। बेसिकली J = सिग्मा ही याद रखो, VD का एक्सप्रेशन याद रखो और I = NEA/VD हो याद रखो, उतना से काम हो जाता है। और ये चीज़ रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद कर लो तो कर लो, नहीं भी याद हो, वैसे मुझे याद नहीं रहता लेकिन मैं ड्राइव कर लूँगा, वैसे करके मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लास्ट में जो जितना भी इस शीट में लिखा होगा उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा मुझे 4 या 5 फॉर्मूला कौन कौन से याद रहते हैं जिसके बेसिस में हर एक क्वेश्चन बना लेता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए ओवरवेल मत हो जाना कि सर इतना सारी चीज़ें कैसे याद होगा, अगर आपको याद में प्रॉब्लम होता है तो। अधिकतर बच्चों को नहीं होता लेकिन आपको होता है तो टेंशन मत हो, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी एट मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी 1 + α × ΔT, ठीक है। ΔT है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेजिस्टेंस किसी भी सिलेंड्रिकल नहीं बोलेंगे, किसी भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया वाले सॉलिड के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इतना होता है ρL/A, ठीक है। यहाँ पे L आप लेंथ ऑफ सिलेंडर, A एरिया ऑफ सिलेंडर या कंडक्टर सब बोल सकते हो, लेकिन मैं L का मतलब क्या बोलता हूँ वो आप सुनना, उससे आप जहाँ पे सिलेंडर नहीं है, स्फेरिकल है, कोई भी शेप हो वहाँ पे यूज है वो, ठीक है ना। तो L मतलब लेंथ कवर्ड बाय आपका करंट, ठीक है, L हो जाएगा लेंथ कवर्ड बाय करंट, ठीक है। A है क्रॉस सेक्शन एरिया, जिस परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जो कि आपका करंट क्रॉस कर रहा हो, ठीक है, वैसे करके याद रखोगे, ठीक है। ओके, अब कंडक्टेंस जो होता है 1/रेजिस्टेंस होगा, सिंपली जैसे कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी था, ठीक है ना। तो ऊपर जैसे रेजिस्टिविटी के लिए था टेम्परेचर डिपेंडेंस, वैसे आपका रेजिस्टेंस के लिए भी है, ठीक है ना।
तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है, T2 टेम्परेचर पे R2 है, तो ये ठीक है। ये कलर कोडिंग के रूल्स है जो कि मुझे कभी याद नहीं होता, मैं टेबल देख के बनाऊंगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। जहाँ भी किसी सर्किट में ये वाला सिंबल दिया है तो समझ लेना उस पार्ट का रेजिस्टेंस आप अपने मन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आइडियल बैटरी में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है ना, और रजिस्टर के लिए सिंबल यूजुअली ये होता है, ठीक है। अब वो चीज़ें जो इस शीट में नहीं लिखी गई थी, वो एक दो चीज़ ये है कि कनेक्शंस मैटर करता है, शेप नहीं, ठीक है ना। तो कनेक्शंस मैटर, अब इसका मतलब क्या बताऊंगा मैं, कनेक्शंस मैटर नॉट शेप, ठीक है। तो सर्किट में क्या कनेक्शन है वो मैटर करता है, शेप मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसा डायग्राम है, ठीक है ना, ABCD है ना, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास 5 रजिस्टर है ना, R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। तब A से B तक में जो पार्ट ऑफ द सर्किट है इसको आप बहुत तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एक तो यहाँ पे हो गया है ना, दूसरा तरीका ये होता है, ठीक है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखो कैसे, इस पॉइंट का नाम A रख दो, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम CAC रख दो, इस पॉइंट का नाम D रख दो, और इस पॉइंट का नाम B रख दो, ठीक है। अब देखो पता करना है दोनों सर्किट सेम है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड बाय साइड रखते हैं, है ना, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, खाली देख लो 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस, ठीक है। 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे R1 को देखेंगे तो R1 किसके किसके बीच में, A और C के बीच में, तो A ये वाला पॉइंट है, A और C के बीच में R1, ठीक है। R2 A और D के बीच में, A और D के बीच में R2, C और D के बीच में 5, C और D के बीच में 5, D और B के बीच में 3, D और B, D और B के बीच में 3 किधर है, ओके हाँ, D और B के बीच में 3 है ना, और B और C लास्ट बचा होगा, B और C के बीच में, सॉरी D और C के बीच में 5 था ना, D और C के बीच में 5, D और B के बीच में 4, D और B के बीच में 4 है सॉरी, और यहाँ पे B और C के बीच में 3, ठीक है। तो देखने में कितना सेम लग रहा है लेकिन ये दोनों सेम है, मतलब कितना डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये दोनों में एक्चुअली में क्या है, दोनों सेम है, ठीक है ना। तो शेप मैटर नहीं करता, दोनों का शेप डिफरेंट लग रहा है लेकिन शेप मैटर नहीं करता, सिर्फ कनेक्शंस मैटर करता है। यहाँ पे जिन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी रजिस्टर जैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे भी उन दोनों पॉइंट्स के बीच में रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैटर करता है कि ये वाला रेजिस्टेंस किन दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, तो 1 जो है 1 और C के बीच में, वैसे करके बाकी सब भी किसी न किसी दो पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पे भी अगर हर एक कनेक्शन वैसा है तो शेप कैसा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, इससे सर्किट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। और जो 3-4 फॉर्मूला जो मुझे याद रहता है, जिसके बेसिस में हर क्वेश्चन बना लेता हूँ इस चैप्टर का, वो ये है, आपको KCL पता होना चाहिए, KVL पता होना चाहिए, ठीक है, I इज इक्वल टू NEAVD पता होना चाहिए, ठीक है, J इज इक्वल टू I/A परपेंडिकुलर ये पता होना चाहिए, और फिर रेजिस्टेंस एट सम हायर टेम्परेचर या डिफरेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ये, और कलर कोडिंग, ठीक है, ये हो गया। और पावर वाले चीज़ में वही पावर आपका V इंटू I, ठीक है, बस। और V इज इक्वल टू IR हो तो आपका डालना है तो डाल दो, बस। ये सब फॉर्मूला आपको पता हो तो हर क्वेश्चन इस चैप्टर का बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे जो थ्योरी डिस्कस किया इसमें हम लोग उसकी बात नहीं किए, क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर क्वेश्चन करते वक्त हम लोग देख लेंगे। चलो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली बात, क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन नंबर किसी किसी क्वेश्चन में अगर दिख जाएगा तो इसको इग्नोर करना, और जिस क्वेश्चन में ईयर नहीं मेंशन हो तो 2022 का, जैसे इस क्वेश्चन में ईयर मेंशन नहीं है तो 2022 का होगा, ठीक है। द टोटल करंट सप्लाइड टू द सर्किट एज शोन इन फिगर बाय द 5 वोल्ट बैटरी इज, ठीक है, कितना करंट सप्लाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों रजिस्टर, इनफैक्ट ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर पैरेलल में है। अब इस सर्किट में आपको नहीं दिखेगा, एक काम करते हैं, ठीक है, नहीं तीनों के तीनों पैरेलल में नहीं है, ये पॉइंट और ये पॉइंट डिफरेंट पोटेंशियल, ये दोनों पैरेलल में, ठीक है। अब उसके लिए क्या करो आप, अब देखो ये वाला रजिस्टर पॉइंट्स का नाम दे देते, ठीक है ना, इस पॉइंट का नाम A नाम दे देते, थोड़ा थिक कर लेते इसको, इस पॉइंट का नाम A रख देते, ठीक है ना, और इस पॉइंट का नाम C रख देते। तो ये पॉइंट का नाम भी तो C हो गया ना, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ना कोई बैटरी है, ना कोई रजिस्टर है, ना कोई कैपेसिटर, ना कोई इंडक्टर है, कुछ भी नहीं, मतलब ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो ये C है तो ये भी C है, तो आप देखोगे ये 5 ओम भी A और C के बीच में, ये 5 ओम भी A और C के बीच में, ठीक है। अब इसको C नाम रखे हो तो इसको C नहीं दे सकते हो, क्योंकि बीच में एक रजिस्टर आ गया, बीच में कुछ आ जाए तब दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा। अगर बीच में कुछ भी नहीं है, कोई पाथ आप ढूंढ सकते हो यहाँ से इसी से इसी तक जाने का, ये वाला रास्ता ढूंढेंगे तो आपको लगेगा अरे एक चीज़ आ गई तो पोटेंशियल सेम है, लेकिन अगर एक भी रास्ता मिल गया यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों 5 किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल में हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2.5, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इस चीज़ को रीड्रॉ करके, ये हो गया 2, चलो सर्कल में ही ड्रॉ करते हैं पहले, बाद में ये 2.5, ठीक है, 5 2.5, ठीक है। तो ये भी 2.5, ये भी 2.5 और इधर में 5, यही तो है, ये दोनों मिलके 2.5 होगी, नीचे 2.5 हो, इधर 5,
ठीक है। कनेक्शन आप देखोगे तो सी ए, इस पॉइंट हम कुछ और नहीं देते डी, ताकि आप ट्रैक कर सको बस। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब ये 2.5 मिलके 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 बोलेंगे, 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है, नाम जो भी देना है दे दो, ठीक है। आपको बोला गया था 5 वोल्ट बैटरी कितना करंट सप्लाई करेगा, तो ये 5 और 5 मिलके आपका हो जाएगा। ये आप इसको देखो, ये 5 और 5 मिलकर 2.5 हो जाएगा, वैसे भी देख सकते हो। या ये 5 वोल्ट, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल है, तो इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, है ना। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, 5/5 1 एम्पियर। वैसे इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट भी सेम बैटरी से कनेक्टेड है ना, तो यहाँ भी 1 एम्पियर, तो टोटल हो जाएगा 2 एम्पियर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 2, है ना। सर्किट टू वेरीफाई ओम्स लॉ यूजेस एमीटर एंड वोल्टमीटर इन सीरीज और पैरेलल कनेक्टेड करेक्टली टू द रेजिस्टर, ठीक है। तो ओम्स लॉ वेरीफाई करना, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, है ना। इसको वेरीफाई करना है, मतलब आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होगा और करंट मेजर करना होगा। इनका अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का, ठीक है ना, तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ये सब पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, है ना। तो आपको ओम्स लॉ वैलिड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वेरीफाई हो जाएगा, है ना, अगर स्ट्रेट लाइन में आ गए, ठीक है। बेसिकली आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट मेजर करना है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि वोल्ट मीटर का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर अपने एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप के आपको देता है, ठीक है ना। वैसे करंट नापने के लिए आप एमीटर यूज करते हो, और एमीटर का डिजाइन ऐसा होता है कि एमीटर मेजर्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो एमीटर को आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, तभी आके अगर आपको इस पोर्शन के थ्रू करंट पता करना है कितना फ्लो हो रहा है, तो आपको इसके बीच में कहीं एमीटर घुसाना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट यहाँ फ्लो होगा वही एमीटर के थ्रू फ्लो होगा। तो एमीटर विल मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। और वोल्ट मीटर जो है, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल निकालना है आपको, ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, ऑप्शन सी, ठीक है। इन ए कंडक्टर इफ द नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्मॉल एन का वैल्यू दे दिया आपको, ये आपका स्मॉल एन, ठीक है। एंड मीन फ्री ये आपको टाउ, ठीक है। तो इट्स अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टिविटी इज, तो आपसे रेजिस्टिविटी पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या क्या दे दिया है, एन दे दिया है, टाउ दे दिया है, और रेजिस्टिविटी पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है तो आपको पता है जे आपका होता है NE/AVD, करंट होता है, उसको ए से डिवाइड करो, तो जे क्या होता है NE/VD, ठीक है। और VD क्या होता है, डिफ्ट वेलोसिटी होता है E/m, एक्सेलरेशन इनटू टाइम कांस्टेंट है, मतलब वो टाउ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको J = NE² E/m इनटू टाउ, ये पता होना चाहिए, तो इससे हम लोग वो निकाल लेंगे। तो J = NE² τ/m इनटू E। अब इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं J प्रोपोर्शनल है ना, तो सिग्मा, ठीक है ना। अब ये मत सोचना हम लोग लंबा तरीके से कर रहे हैं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं ऐसा करो, आपको सिग्मा डायरेक्टली याद है, डायरेक्टली यहाँ से करो, ठीक है। तो बेसिकली काम का चीज़ अगर बताना है मुझे, तो सिग्मा मैं निकालूंगा, या ऐसे बोलूँगा, रो क्या होता है 1/सिग्मा, और सिग्मा का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो m/NE² τ। अब इसमें खाली आप डेटा पुट कर दो, ठीक है। ये अगर याद नहीं है इसलिए मैं ऐसे किया हूँ यहाँ पे, जैसे आपको भी याद नहीं होगा तो आप ऐसे लॉजिकली निकाल सकते हो, लेकिन याद है तो आप डायरेक्टली करो, ठीक है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 ऐसा यूनिट में ही है, नंबर डेंसिटी भी ऐसा यूनिट में है ना, 8.5 10⁻28, ई का स्क्वायर 1.6 10⁻19 का स्क्वायर, और लास्ट में टाउ कितना है 25 फेमटो, ठीक है। फेमटो मतलब 10⁻, फेमटो शायद 15 होता है ना, हाँ, ठीक है। बस अब इसमें डेटा पुट का ये वैल्यूज पुट कर दिए ना, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले 10 की पावर का अगर ध्यान रखें हम लोग, तो 10 की पावर के अलावा क्या क्या है, 8.5 2.56 और 25, ठीक है। और 10 की पावर का ध्यान रखें तो -31 -28 +38 19 to 38 और +15, ठीक है। तो 9.1 91 डायरेक्टली कर, तो डिवाइडेड बाई 85 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 2.56, तो ये वाला पोर्शन तो आ रहा है 0.0167, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर है सिंपली, और यहाँ पे +10 25 +10 +25 -6 10⁻⁻6, ठीक है। अब ऑप्शंस है आपका एस फॉर्म का, तो इसको 1.67 लिखने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ऐसा यूनिट तो ऑफकोर्स मुझे याद नहीं होता इतना होता है, डेटा में हर जगह दिया हुआ है, तो मैं मान रहा हूँ 10⁻8 ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। ओके, अप्रॉक्सीमेटली इसको 10⁻8 ही बोलेंगे ना। अब 2 इसको राउंड ऑफ भी करोगे तो 2 × 10⁻8, राउंड ऑफ 2, सपोज 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 × 10⁻8, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी से दिखेगा, है ना। अब कलर कोडिंग की बात हो गई, तो उस फिगर को लाते हैं उस पोर्शन में जहाँ कलर कोडिंग था, है ना। थोड़ा जूम इधर कर लो, ये वाला पार्ट, ठीक है। ओके, तो इसको मुझे कट करके निकालना होगा ना। चलो इसको
अरे एक बार तो कट करना ही पड़ेगा, एक सेकेंड, मैं वो कट करके आपको निकाल के दिखाता हूँ। हाँ चलो, मुझे ये वाला चाहिए है ना इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। आपको याद होना चाहिए, मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। वैसे मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, आपको देना है तो मैटर नहीं करता, मैं कुछ भी करूँ, मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँ या यहाँ से तो चीटिंग करके सॉल्व करूँ, ठीक है। ये डेटा वेटा लेके चार्ट वाट लेके, एनीवेज तो आपको एक रजिस्टर दे दिया, उसमें वेरियस जो कलर्स है वो दे दिए। तो रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितना हो, सबसे पहला कलर इधर से हमसे देखना, ठीक है ना। जैसे आप लिखते हो ना तो सबसे इस तरह वाले चीज़ पहले होती है, वैसे ये सबसे पहला कलर क्या है, वायलेट। तो वायलेट खोजो, यहाँ पे क्या है, वायलेट ये है, वायलेट का हो गया 7, तो 7 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट कलर क्या है, ग्रीन। ग्रीन देखो यहाँ पे ग्रीन है 5, तो 5 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेड। रेड के लिए अब मतलब पहला 2 कलर से तो आप 2 डिजिट लिखना, अब तीसरा कलर से आप 10 की पावर ढूंढना। तो रेड, रेड यहाँ पे यहाँ है, तो 10 की पावर क्या है उसके करस्पॉन्डिंग, इस 2 को मत देखना, 10 की पावर कितना है 2, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला कलर रहेगा टॉलरेंस के लिए, तो गोल्ड के लिए आप देख सकते हो टॉलरेंस कितने 5% है ना। लास्ट वाला कलर टॉलरेंस के लिए होता है 5%, ठीक है ना। क्या आपका हो जाएगा ±5%, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7500 ±5%। अब 5% ऑफ 75, 100 कितना होगा, 5% ऑफ, ठीक है ना। 5% मतलब क्या, 100 ओम में 5 ओम का एरर रहेगा, तो 7500 में आप यूनिटी में 500 इंटू इतना, तो 7500 प्लस माइनस 7×5 = 350 और 25 375, ठीक है। तो 7500 प्लस माइनस 375, तो ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो फिर से 4 कलर है, पहला 2 कलर से ये दोनों डिजिट आएगा, तीसरा कलर से 10 की पावर आएगा, चौथा कलर से एरर वाला पार्ट परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो चौथा पार्ट जो है या तो गोल्ड या तो सिल्वर, या तो कलर नहीं है तो फिर 20%, ठीक है। ओके, इन द गिवन फिगर, अरे एक मिनट, कोई चीज़ है जो है इसको बंद करना है मुझे, एक बार देख लेता हूँ मैं, सब रिकॉर्डिंग सही है ना। हाँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बस अब सही है सब। तो इन द गिवन फिगर ईएमएफ ऑफ द सेल है इतना, इंटरनल रेडिएशन दे दिया है, कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इन द होल सर्किट। तो होल सर्किट की बात हो रही है, ठीक है ना। अब पावर डिसिपेट किस में होता है, रेजिस्टेंस में होता है। तो आप क्या करो, इस पूरे रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पता करने की कोशिश करो, ठीक है। अब इस पूरे रेजिस्टेंस का आप देखोगे इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पॉइंट ए एक्चुअली में ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये भी ए है ना, सिर्फ प्लेन वायर मतलब ए है, ठीक है। वैसे ये भी ए है ना, वैसे ये बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे ये वाला 4 ओम और ये 8 ओम एक के बाद एक कनेक्टेड है ना, 1 by 1 विदाउट एनी ब्रांचिंग आउट, मतलब सीरीज में हो गए। तो ये 4 और ये 8 सीरीज में, ये ऐसा साइन का मतलब ये है कि ये वायर इस वायर को से जुड़ा हुआ नहीं है, इसके ऊपर से जा रहा है, ठीक है। ऊपर से जा रहा है मतलब कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो ये 4 और ये 8, तो आप ए और बी के बीच में अगर देखोगे तो इस 4 और इस 8 का इक्वलेंट लिख दोगे 12। तो ये 4 और इस 8 को तो भूल जाओ, ठीक है। ए और बी के बीच में डायरेक्टली ये 4 भी है, तो ए और बी के बीच में 4 कैसे भी ड्रॉ करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जिसमें से मैं गोल करते जा रहा हूँ वो सब खत्म हो गया ना। ए और बी के बीच में ये 2 और ये 4 सीरीज में है, 2 के बाद देख लो 4 डायरेक्टली है ना, ठीक है। 6, तो ए और बी के बीच में 6 भी है, ठीक है। तो ये 2 और ये 4 हो गया ना। और ए और बी के बीच में ये 8 भी है, तो ए और बी के बीच में एक 8 भी है। बस देख लो, हर एक यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस सबके ऊपर गोल हो गया, मतलब सब कवर हो गया, ठीक है। अब ए और बी के बीच में देखोगे तो ये चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/12, 1/4, 1/6, 1/8, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, 24, 12 दूनी 4 छक 6 चौक 8 दिया, ठीक है। तो भी ऐसे ही रहने दो, है ना। इसका वैल्यू कितना, 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15, 15/24, तो 1/r का वैल्यू मिल गया है ना। अब पावर क्या हो जाएगा, तो इसको अगर ड्रॉ करें इक्विवेलेंट सर्किट, तो जो आर इक्विवेलेंट है उसको मैं आर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आर हो गया। अब ये आर क्या है, ये आर तो सीरीज में है ना, क्योंकि ये जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये आप देख सकते हो, ये और ये सीरीज में, ठीक है। और ये 2.2 वोल्ट का है ना। तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हो जाएगा 2.2 V² डिवाइडेड बाय आर, ये होगा ना पावर। पावर क्या हो जाता है, इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, आर प्लस आर, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है 2.2, ठीक है। क्योंकि इस आर को इस आर के साथ यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो आप, आर प्लस आर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो इस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियरली दिख रहा होगा कि इस रेजिस्टेंस का कितना पोटेंशियल डिफरेंस 2.2 का है। तो V² पोटेंशियल डिफरेंस किसका डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना आर प्लस आर, आर इस पूरे का है और ये आर ये स्मॉल वाला है, ठीक है। तो 2.2 डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, तो 2.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, यहाँ से आर का वैल्यू है 24/15 और स्मॉल आर है 0.6, ठीक है। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। तो 2.2 स्क्वायर डिवाइडेड 15 छक 90, 9 4 13 इंटू 15, ठीक है। तो 3 5 15 3 11,
है ना। तो 2.2 इंटू 11 दूनी 22 इंटू 5, ठीक है, 5 दूनी से 1, तो ये 2.2 वाट है, अगर मेरा कैलकुलेशन एरर नहीं है तो 2.2, ठीक है। हाँ, एक ऑप्शन भी दिख रहा है, होपफुली सही हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दूँ, उसका टेंशन मत लेना, पिंड कमेंट में मैं उसको डाल दूंगा, जैसे मुझे पता चलेगा, पता मुझे आपके कमेंट्स ही चलेगा, ठीक है, तो उसका टेंशन, लेकिन कॉन्सेप्ट 99.99% चांसेस सही रहेगा, ठीक है, अनलेस मैं क्वेश्चन ही गलत पढ़ लूँ, ठीक है। करंट ऑफ 5 गलत इंटरप्रेट कर लो। करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू अ नॉन लीनियर मैग्नीशियम वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इज, तो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, लेकिन सिग्मा पता होना चाहिए और J पता होना चाहिए, ठीक है। अब J के बारे में कुछ तो आइडिया है हमें, है ना। देखो सिग्मा पता है, यहाँ से सिग्मा होता है 1/ρ, ठीक है, तो रो पता है, E हो जाएगा सिंपली रो इंटू J, रो पता है, ठीक है, J निकालेंगे, है ना। अब J आप कैसे निकालोगे, J हो जाएगा सिंपली, J क्या हो जाएगा आपका, करंट क्या होता है, या J आपको मैंने डिफाइन किया था ना, करंट डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर, इसी को J बोलते हैं। करंट का वैल्यू कितने क्वेश्चन में 5 एम्पियर, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया। अब ये करंट जिस एरिया के मतलब ये करंट जिस तरफ फ्लो हो रहा है, आपको क्या बोला गया, एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज एट 60 डिग्री विथ क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, 60 डिग्री विथ यूनिट वेक्टर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो यूनिट वेक्टर इस तरफ ड्रॉ कर लो, मान लो, या वेक्टर जो भी एरिया वेक्टर इस तरफ ड्रॉ कर लिया आपने, ठीक है, ओके। अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो 60 डिग्री एंगल फ्लो हो रहा है विद एरिया वेक्टर, 60 डिग्री विथ यूनिट वेक्टर बोलो या एरिया वेक्टर बोलो, सेम ही है ना, क्योंकि इसका एरिया कितना ही बड़ा करते या इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर दे, डायरेक्शन तो यही रहने वाला है, तो यूनिट वेक्टर खाली डायरेक्शन बताता है। तो आपको करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, करंट ऐसा फ्लो हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब क्या है, आप जब ए परपेंडिकुलर यूज़ करोगे तो ये वाला एरिया मत लेना, नहीं पूरा एरिया ए है, ठीक है, ये एरिया वेक्टर है ना, आपको इस डायरेक्शन, तो जो भी है ये 60 डिग्री है ना, तो एरिया का इस वेक्टर का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग करंट कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो ए परपेंडिकुलर में क्या ले लोगे आप, ए कॉस थीटा, ठीक है, जिस तरफ करंट है उस तरफ ही आपका जे वेक्टर है, ठीक है। ये आपको इससे प्रॉब्लम हो रहा है तो I इज इक्वल टू जे डॉट ए वो कर लो, सबसे आसान समझने के लिए, I इक्वल टू जे डॉट ए, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना, मतलब जे ए कॉस 60, ठीक है, ओके। तो करंट का वैल्यू 5 है, जे का मैग्नीट्यूड नहीं पता, एरिया, ठीक है ना, आप एरिया कुछ भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पे सॉरी कुछ भी नहीं, यहाँ पे एरिया में दिया हुआ है, मैं एरिया वेक्टर की बात कर रहा था उस सेंस में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 0.04, अब कॉस 60 है ना, तो यहाँ से जे का वैल्यू हमें मिल रहा है 10 डिवाइडेड बाय 10 ही होगा ना, ये हाफ उधर है, हाँ 10 डिवाइडेड बाय 0.04, 1 2 3 तो ये 250, ठीक है। तो जे हो गया आपका 250 ऐसा यूनिट में, ठीक है ना। तो जे का वैल्यू 250 पुट कर दो, रो का वैल्यू था 44 इंटू 10⁻⁸, सब ऐसा यूनिट्स में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे यूनिट मिल जाएगा, ओके। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, 250 इंटू 40 हो जाएगा आपका 10,000, और 250 इंटू 40 हो गया, 250 इंटू 4 हो जाएगा 1,000, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल 11,000 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। तो 11 इंटू 10⁻⁵ है ना। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन एरर हो, क्योंकि मैंने स्टैंड किया, खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश की है, यूजुअली मेरा गलत होता है कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट अरेंजमेंट द बैलेंसिंग लेंथ AC is measured to be 250 सेंटीमीटर when the galvanometer connection is shifted from point 1 to 2, ओके। तो AC का लेंथ दे दिया आपको, है ना, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का नल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, AC लेंथ कितना है 250, ठीक है, ठीक है। जब इस गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन को 1 से शिफ्ट किया गया पॉइंट 2 की तरफ, ठीक है, तो पहले 1 पे कनेक्टेड था, फिर अगर पॉइंट 2 की तरफ शिफ्ट किया गया तब बैलेंसिंग लेंथ बिकम्स 400, तो पहले 250 पे बैलेंस हो रहा था, 400 सेंटीमीटर बैलेंस हो रहा है। तो रेशियो ऑफ 2 सेल्स E1/E2, तो अगर ये दिख नहीं रहा है थोड़ा जूम करके मैं इसको सजा दूँ, तो E1/E2 पूछा गया है, ठीक है, ओके। तो और क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में, बैलेंसिंग लेंथ 250 है और 400, बस यही बोला गया ना, हाँ ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब सिर्फ ऐसे कनेक्टेड, जो ओरिजिनल सर्किट है ऐसे कनेक्टेड है ना, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है, मतलब नल रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, इस पोर्शन में कोई करंट नहीं है, ठीक है, और इस पोर्शन में कोई करंट नहीं है, मतलब इस पोर्शन में करंट नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो ये पूरा का पूरा करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, जो कि होता है यूजुअली, ठीक है, ओके। गैल्वेनोमीटर अगर आपका नल रिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है तब ये करंट इसके साथ मिक्स होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस करंट का कुछ पार्ट इधर चला जाता है सोन अभी, लेकिन जब भी गैल्वेनोमीटर को नल रिफ्लेक्शन जाएगा तो समझ लेना कि ये वाला सर्किट का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेसिकली मैं बोलना चाहूँगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, है ना, ठीक है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये सर्किट तो भी ये वाला पार्ट तो पार्ट ही नहीं है, भी इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना,
ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का होना चाहिए, ठीक है। और इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है देख लो, यहाँ से यहाँ तक जाते हुए क्या दिख रहा है, कल E1 दिख रहा है, और इसमें यहाँ तक करंट भी फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इसमें करंट फ्लो हो गया तो इसमें ही फ्लो हो जाएगा, जो कि नॉट पॉसिबल नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ E1 वो प्रोपोर्शनल टू ये लेंथ होगा, जो भी आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ अगर आपको पता है, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर लेंथ में कितना आएगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू L1 होगा, ठीक है, जो भी पहले लेंथ L1 है। वैसे सेकंड केस में, ठीक है, सेकंड केस में जो लेंथ है वो क्या है, सेकंड केस में ऐसा सर्किट नहीं है, सेकंड केस में आप बोले क्या किया आपने, इसको मैं यहीं पे करना चाहूँगा, इसको मिटा दो, ये अंडू करूँ, थोड़ा सा मोटा इंक है ना, हाँ थोड़ा पतला कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटा दिए, ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं, ठीक है, कैसे कनेक्ट कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए, है ना। अब फिर से अगर आप सोचो इसके बारे में, अब जी नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो फिर इस देखो ना, जी नल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। और नल डिफ्लेक्शन जब भी दिखाएगा तो समझ लेना इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, क्योंकि अगर ये सर्किट और ये सर्किट के बीच में यहाँ से कोई करंट जा नहीं रहा है तो यहाँ से कुछ आ भी नहीं सकता, ठीक है। जब भी नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो समझ लेना ये दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है, वैसे ये दोनों पॉइंट का सेम पोटेंशियल है, ठीक है। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेकंड केस में कितना दिया हुआ था 400, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि L1 L2 से आपको डिफिकल्टी हो, तो मैं ये बोलना चाहूँगा या ये बोलना चाह रहा हूँ, E1 जो है आपका सम कांस्टेंट, जो भी आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इनटू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे E1 प्लस E2, क्योंकि सेकंड केस में आप देखोगे इस पॉइंट का पोटेंशियल इस टर्मिनल के बराबर है और इस पॉइंट का पोटेंशियल इस टर्मिनल के बराबर है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कितना है, कोई करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, तो E1 प्लस E2, ठीक है ना। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E1 प्लस E2 है, दैट शुड बी इक्वल टू K इंटू आपका, अभी बैलेंसिंग लेंथ कितना दिखा रहा था, शायद पहले 250 था शायद, है ना, मैं 200 बोल रहा हूँ, पहले शायद 250 था, अभी चेक कर लेंगे ऊपर कल क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड केस में शायद 400 था, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 250 था पहले और फिर 400, हाँ सही है। बस अब इनका आप वो कर दो, ठीक है, हमें E1 बाई E2 पता करना था, है ना, तो इनका अगर आप ये लोगे तो K कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 दाएँ के और 0 0 कट गया 50 25, सॉरी 0 0 कट गया 50 25, 5 8 40, है ना, 5/8। तो आप देख सकते हो 8E1 इज इक्वल टू 5E1 प्लस 5E2, तो आप 8 में से 5 गया 3E1 इज इक्वल टू 5E2, ठीक है। तो E1/E2 हो जाएगा 5/3, E1/E2 हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 5/3 ऑप्शन 1, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला एक वायर दिया गया है, ठीक है, थोड़ा पतला कर लेते हैं, हाँ ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, तो ये करंट ऐसे फ्लो होगा, इसमें जाएगा ना। अब करंट जब इस कंडक्टर को क्रॉस करता रहेगा तो यहाँ पे ज़्यादा एरिया क्रॉस करना पड़ रहा है, यहाँ पे कम एरिया क्रॉस करना पड़ रहा है, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एरिया, लेकिन नॉनदलेस भले ये सब क्रॉस सेक्शन एरियाज डिफरेंट है, नॉनदलेस यहाँ पे क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, लेकिन हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस कर रहा है गिवन टाइम इंटरवल, मतलब करंट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन सेम होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर ज़्यादा करंट घुस रहा है और कम करंट निकल रहा है तो चार्ज का अक्युमुलेशन हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करते रहता है, ठीक है ना, तो कहीं भी एक्युमुलेट नहीं होता है ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ करंट थ्रू एवरी क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एज वन मूव फ्रॉम P टू Q, ठीक है। तो P पॉइंट यहाँ पे, Q पॉइंट यहाँ पे, तो P से Q जाते वक्त क्या चेंज हो रहा होगा। सबसे पहली बात, करंट तो सब जगह सेम है, ठीक है, करंट इज सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन, है ना। अब J क्या होता है, करंट बाय एरिया। अब करंट हर जगह सेम है, मतलब J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, क्योंकि करंट हर जगह सेम है तो J इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे J का वैल्यू कम होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, J डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम P टू Q। P से Q जाते वक्त J जो है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि P से Q आते वक्त, सॉरी J इंक्रीजेस, क्योंकि P से Q आते वक्त एरिया जो है डिक्रीज हो रहा है, तो J क्या होगा, इंक्रीज होगा, J इंक्रीजेस एज वन मूव फ्रॉम P टू Q, ठीक है। ओके, अब J क्या होता है, J होता है आपका सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब सिग्मा जो होता है ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है सिग्मा, और टेम्परेचर पे भी। तो अज्यूमिंग यहाँ पे हर पॉइंट का मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर हर जगह सेम है, तो J इक्वल टू सिग्मा ई में सिग्मा जो है हर पॉइंट पे सेम हो जाएगा। सिग्मा जो होता है कंडक्टर और उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो सिग्मा हर पॉइंट पे सेम है, कंडक्टिविटी हर पॉइंट पे सेम है, वो शेप पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर कॉपर का वायर है, शेप कुछ भी दे दो तो उसका कंडक्टिविटी वही रहने वाला है, ठीक है। तो J प्रोपोर्शनल टू E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J अगर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम P टू Q, इसका मतलब है क्योंकि J प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा फ्रॉम P टू Q, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है ना। करंट डिक्रीजेज, ये भी गलत हो गया, मैंने बताया था करंट हर जगह सेम है, ठीक है। यानी अब ऑल ऑफ दिस भी करेक्ट पूछा था ना। चलो इसको देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम सोचते हैं, अब J होता है NeAVD, वो तो I होता है NeVD, ठीक है, ऐसे सोचो, है ना। अब चलो इसको ऐसे सोचते हैं, I इज इक्वल टू NeAVD, ठीक है। अब I हर जगह सेम है,
है ना, ई का वैल्यू हर जगह सेम रहेगा, ऑफ कोर्स एरिया चेंज हो रहा है अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है ना। एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तो हर जगह सेम ही रहेगा, ये फिर से मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ सेम है, मतलब क्या है, ए इंटू वी डी कॉन्स्टेंट है। अब ए इंटू वी डी कॉन्स्टेंट मतलब वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। तो एरिया घटेगा तो वी डी बढ़ेगा, है ना, और पी से क्यू होते वक्त एरिया घट रहा है तो वी डी बढ़ रहा होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ऑप्शन 1 करेक्ट, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 16 एंड एट 100 इज 20, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होगा, अल्फा पूछा है, ठीक है ना। तो अल्फा का डेफिनेशन देखो क्या होता है, सिंपली हम लोग थ्योरी में देखे थे, चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसी का दूसरा फॉर्म देखे थे आप, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 को डेल्टा टी लिख दो, R2 माइनस R1 को आप डेल्टा R लिख दो, ठीक है। और ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस है R1, है ना, जो भी है चेंज इन रेजिस्टेंस, तो फाइनल रेजिस्टेंस है 100, सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस है 20, इनिशियल है 16, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है 16 इंटू चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल है 100 और इनिशियल है 15, बस। तो ये 4 16 तो 1/4 इंटू 85, ठीक है। तो इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ, 4 इंटू 85, 4 इंटू 85, 1 डिवाइडेड बाई आंसर 0.0029, तो 0.0029 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.003, ठीक है, ऐसा यूनिट में ही आएगा, है ना। यहाँ पे 2 कंडक्टर्स हैविंग द सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 0 डिग्री सेल्सियस बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट्स आर अल्फा 1 अल्फा 2, द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आर नियरली, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपको बोला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने की बात नहीं, आपको बोला जा रहा है उन दोनों कंडक्टर्स का कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा का वैल्यू क्या होगा और पैरेलल का अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करो, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, दोनों के दोनों सेम है R, ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद हो जाएगा R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अब इनिशियली 0 है, फाइनल टेम्परेचर T है, तो डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा, वैसे दूसरे वाला रेजिस्टेंस का हो जाएगा अल्फा 2 इंटू, ठीक है ना। तो आप देख सकते थे जब ये वाला चीज़ मैं नहीं लिखा था ब्रैकेट वाला टर्म, तब रेजिस्टेंस इतना था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस इतना था, ठीक है, और हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो इनिशियल यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस इतना है, और T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है दिस प्लस दिस, क्योंकि सीरीज है ना, तो दिस प्लस दिस, तो हो जाएगा R कॉमन 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू टी। तो क्या बोल सकता हूँ इनिशियल रेजिस्टेंस इतना था, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस इतना हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, आपको अल्फा का वैल्यू लिखना है ना, तो आप क्या करोगे, फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, और ये अल्फा कौन सा अल्फा होगा, सीरीज वाला होगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करें तो आप देख सकते हो R कट गया, ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, बेसिकली अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 2 अल्फा S, तो अल्फा इसका वैल्यू इतना आ गया है, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो अल्फा होगा इतना हो जाएगा, ठीक है ना। अब पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये दोनों रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाएगा R/2 के बराबर, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना है, ठीक है। T डिग्री सेल्सियस पे ये ऊपर वाला R हो जाएगा R1 प्लस अल्फा 1T, ठीक है, और नीचे वाला R भी हो जाएगा R1 प्लस अल्फा 2T, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 1/R करके निकालते हैं हम लोग इक्विवेलेंट, है ना। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लस 1 इतना, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट खुद आपको पता है कि R इक्विवेलेंट होना चाहिए इनिशियल रेजिस्टेंस जो कि है R/2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा डी, है ना। तो R इक्विवेलेंट आपको पता है होना चाहिए इनिशियल रेजिस्टेंस विच इज़ R/2, है ना, इनिशियल कितना था R/2 था, ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फा पैरेलल इंटू टेम्परेचर डिफरेंस विच इज़ T, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना। अब याद रखना अल्फा T तो बहुत ही छोटा होगा कंपेयर टू 1, तो सब में हम लोग 1/, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा, मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से, 1/1 प्लस nx इज इक्वल टू 1 माइनस nx, इफ nx इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, nx का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बहुत छोटा है तो बाइनोमियल में आप सीखे होंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हर जगह जो 1/1 प्लस समथिंग उसको सीधा 1 माइनस सेम थिंग लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 2/r, r तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 माइनस अल्फा pt फर्स्ट टर्म, ठीक है। r कॉमन लेके कैंसिल कर दो, फर्स्ट टर्म इतना आ गया, सेकंड टर्म में ये चीज़ ऊपर जाएगा तो 1 माइनस अल्फा 1t, और थर्ड टर्म में ये चीज़ ऊपर जाएगा तो 1 माइनस अल्फा 2t, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको दिखेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा p, ठीक है। तो अल्फा s और अल्फा p मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का अल्फा और पैरेलल का सेम रहेगा मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इन्फानाइट नंबर ऑफ रजिस्टर्स है,
ठीक है, इन्फिनाइट नेटवर्क है, सॉरी, 9 वोल्ट का बैटरी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम का है, इस कनेक्टेड अक्रॉस एन इन्फिनाइट नेटवर्क एज शोन, ऑल एमीटर्स एंड वोल्टमीटर आर आइडियल। तो हर एक एमीटर वोल्टमीटर आइडियल है, तो उसको आप सर्किट से हटा भी दोगे तो सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो जहाँ जहाँ आपको एमीटर दिख रहा है उसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ वोल्टमीटर दिख रहा है उसको एक्जैक्टली रिमूव कर दो, ठीक है, क्योंकि आइडियल वोल्टमीटर मतलब इन्फिनाइट रेजिस्टेंस होता है और आइडियल एमीटर मतलब जीरो रेजिस्टेंस। जीरो रेजिस्टेंस मतलब प्लेन वायर, तो जहाँ जहाँ एमीटर दिख रहा है उसको प्लेन वायर इमेजिन करो, और जहाँ वोल्टमीटर दिख रहा है उस पार्ट में कोई वायर इमेजिन करो, मतलब इस पार्ट में मान लो कोई वायर ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली आपसे बोला गया है रीडिंग ऑफ A1 A2, तो अलग अलग एमीटर वगैरह का रेटिंग पूछा जा रहा है, ठीक है, रीडिंग पूछा जा रहा है ना। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, ये तो प्लेन वायर है, तो इसको चलो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये आपका 9 वोल्ट, ये 0.5 ओम, ठीक है, ओके, ये 1 4, ठीक है, और यहाँ पे फिर से 1, फिर यहाँ 1 4 1 1 4 1 एंड सो ऑन, ठीक है। आपको आगे ड्रॉ करना है तो करते जाओ, यही चीज़ें बार बार आ रही है ना। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन से पता करना स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको रिपीट करने से पूरा सर्किट जनरेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट आपको दिखेगा, बार बार जो दिख रहा है वो ये वाला पोर्शन, जैसे एक पोर्शन में दिखाता हूँ, ये आपको बार बार दिख रहा है, देख लो 141, ये तीनों मिलके 141 141, इसी को कॉपी पेस्ट करते हुए पूरा सर्किट जनरेट हो जाएगा। आगे भी तो जा रहा है ना, इसके बाद फिर से यही वाला चीज़ एक बार और रहेगा, फिर एक बार और रहेगा, एंड सो ऑन, एक के बाद एक आते रहेगा, ठीक है। तो ये होगी आपका स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पैटर्न, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है ना। तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, तो सबसे छोटा यूनिट जो रिपीट हुआ है बार बार, वो पता करो, ठीक है। पता कर लिए। अब याद रखना, अगर मैं पूछूँ आपसे कि इतने ऐसे जो यूनिट्स में यहाँ पे जो मार्क किया, कितने यूनिट्स है सर्किट में, इन्फिनाइट है। अब इन्फिनिटी में से आप 1 हटा दो, 2 हटा दो, 10,000 हटा दो, इन्फिनिटी कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी तो कोई अंत ही नहीं है। उससे जब भी कोई काउंटेबल नंबर या फाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ें आप हटाओगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो है ये इन्फिनिटी तक, तो इससे अगर मैं 1 हटा दूँ तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है बोलने का, जैसे आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स लो, है ना, ब्लू वाइट से दिखाता हूँ मैं, इस पॉइंट का नाम A रखो, इस पॉइंट का नाम B रखो, ठीक है, और एक पॉइंट लो, इस पॉइंट का नाम C रखो, इस पॉइंट का नाम D रखो। अब अगर आप A से B तक जाओगे उस रास्ते से, इन्फिनाइट वाले रास्ते से, है ना, A से B आना है, ऐसे नहीं छोटे वाले रास्ते से, नहीं बड़े वाले रास्ते से, ठीक है। तो आपको ये रिपीटिंग यूनिट्स कितने मिलेंगे, इन्फिनाइट मिलेंगे। और अगर आप C से D जाओगे फिर से उस इन्फिनाइट वाले रास्ते से, फिर से इन्फिनिटी मिलेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ A और B के बीच में जो चीज़ है, जो भी पैटर्न है, C और D के बीच में भी वही पैटर्न में से एक चीज़ हटा के है, लेकिन क्योंकि उस पैटर्न में इन्फिनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स था तो उसमें से एक हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10,000 भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक हटाने की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, ठीक है। ये समझो यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक हटा दिया। अब A और B के बीच का मान लेते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं A और B के बीच का अगर इक्विवेलेंट को मैं R बोलूँगा तो A और B के, A से लेकर B तक के बीच में बाकी दुनिया को बनाने की जरूरत नहीं है, खाली A से B के बीच में सिर्फ R ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। तो मतलब क्या यहाँ पे समझो, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर मैं फिर से लिखूँ, कहाँ लिखूँ मैं, ऊपर जगह है नहीं, नीचे ही लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी तो 2 सेकंड के लिए थोड़ा छोटा दिखा रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा इसको, तो 9 वोल्ट 0.5 ओम C D, है ना। अभी मेरा फेस आ रहा होगा, टेंशन मतलब, या इसको थोड़ा ऊपर कर दे या इसी को थोड़ा नीचे कर देते हैं ना, सब झमेला खत्म हो जाएगा। इस पूरे चीज़ को मैं नीचे कर देता, ठीक है। अब टेंशन नहीं है, अब सब दिख रहा होगा, है ना। ओके, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम लोग, है ना। 1 सेकेंड जस्ट बेयर विथ मी, इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं। हाँ, अब अच्छे दिख रहा होगा, ठीक है। चलो अब सही है, अब बनाते हैं हम लोग। C से बाद है 1 4 1, ठीक है, 1 4 1, और उसके तो A और B है ना। लेकिन मैंने क्या बोला, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू C से D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब क्या है, A से B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर मैं उसको R से नोट करूँ, ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ A से D के बीच का जो भी पूरा इन्फिनाइट नेटवर्क है उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, उनके बीच का इक्विवेलेंट कितना है, R है, ठीक है। ओके, तो अब A और B के बीच में ये R भी है, ये 4 भी है, ये दोनों तो आपका किस में हो गया, पैरेलल में हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बात। ये मत सोचना कि ये 1 4 और 1 सीरीज में, यहाँ पे आपको गलती लगेगा 1 4 1, लेकिन यहाँ पे ब्रांचिंग आउट इन सीरीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो A और B के बीच में देख सकते हो ये 4 और R पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू R डिवाइड बाई 4 प्लस R, ठीक है। अब इस पूरे का इक्विवेलेंट 4 इंटू R डिवाइड बाई 4 प्लस R है, वो इस 1 के साथ और इस 1 के साथ सीरीज में है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ C और D के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 इंटू R डिवाइड बाई 4 प्लस R, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B को तो मैं R बोल रहा हूँ, R इक्विवेलेंट बिटवीन C एंड D, ठीक है। उसको मैं यहाँ से निकाल लूँ तो C और D के बीच का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। ये सामने कैमरा आता है इसलिए मैं कभी कभी इधर उधर होता हूँ देखने के लिए, स्क्रीन का एकदम मिड में कैमरा आता है। हाँ, हो गया। तो C और D के बीच का इक्विवेलेंट इतना है, इसको भी मैं थिक कर लेता हूँ,
ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करते हैं। बस हो गया, क्वेश्चन बन गया, ऑलमोस्ट बन गया है। इसको सॉल्व करें तो r माइनस 2 इंटू 4 प्लस आर इज इक्वल टू 4r, ठीक है। हाँ, तो ये 4r माइनस 2r और प्लस आर स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 4r, तो r स्क्वायर माइनस 2r माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू माइनस b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो 2 प्लस 6 बाई 2, तो ये 4 ओम है ना, तो r इक्वलेंट 4 ओम आया, ठीक है। मतलब ये 4 ओम है ना, मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच का 4 ओम, इन दोनों पॉइंट के बीच का 4 ओम, इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्वलेंट 4 ओम, इन दोनों पॉइंट के बीच का 4 ओम, ठीक है ना। जो भी रिपीटिंग यूनिट दिख रहा है ना, ठीक है ना, हर एक रिपीटिंग यूनिट के बाद 2 पॉइंट लेने उनके बीच का 4 ओम ही आपको मिलेगा, ठीक है। ओके, अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि रीडिंग ऑफ एमीटर A1, अब A1 यहाँ पे कनेक्टेड है, A1 यहाँ पे कनेक्टेड है आपका, ठीक है। मतलब बैटरी से कितना करंट बाहर निकल रहा है वही A1 मेजर कर रहा होगा, ठीक है। ओके, अब आपको पता है C और D के बीच का इक्विवेलेंट भी कितना है, 4 ओम है ना, C और D के बीच का। तो इस पूरे चक्कर को भूल जाओ आप, C और D के बीच में सिर्फ 4 ओम लगा दो, बाकी पूरे को भूल जाओ, ठीक है। तो C और D के बीच में अगर 4 ओम है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ये 4 ओम प्लस 0.5 हो जाएगा टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 4 यहाँ का प्लस 0.5 यानी 4.5, 9 डिवाइडेड 4.5 यानी 2, तो सही बात है, ठीक है। जैसे एक बार आपको ये पता चल गया 4 ओम है, इसका मतलब क्या है, आप इसको रीड्रॉ करोगे तो 9 वोल्ट 0.5 और ये C और D के बीच का कितना है, R है, और R के लिए कितना है, 4 है, ठीक है। तो करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, 9 डिवाइडेड बाई 4.5 यानी 2 एम्पियर है ना। तो आपका ये तो सही है, ठीक है। तो चूज़ करेक्ट, तो पहला वाला ही आ गया तो वही सही होगा, बाकी है ना इनकरेक्ट हो गया होगा। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं। A1 का रीडिंग 18 है तो गलत है क्योंकि A1 का 4 आ गया। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 9 वोल्ट। वोल्ट मीटर क्या मेजर कर रहा है, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अब बैटरी के साथ साथ तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। अब बैटरी का EMF 9 वोल्ट है, तो अगर बैटरी में करंट फ्लो हो रहा है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस ऑफकोर्स 9 से कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी करंट सप्लाई कर रहा है। तो एक्चुअली निकालना है तो 9 माइनस जो भी करंट आया था 2 इंटू पॉइंट, मतलब 8 वोल्ट होना चाहिए था, ठीक है। ओके, तो ये गलत है। और आपको बोला है रीडिंग ऑफ 20, हाँ तो सब गलत है, खाली ए सही है, ठीक है। सब हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। ओके, इन द सर्किट गिवन द फिगर currents in different in the circuit given in the figure, okay कॉमा गलत जगह दिया, in the circuit given in the figure currents in different branches and value of one resistor are shown, ठीक है। potential at point B with respect to point A, तो VV माइनस VA पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, VV माइनस VA, पॉइंट B का पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A मतलब VV माइनस VA, ठीक है। तो ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है ना। ओके, जब भी आपको पोटेंशियल निकालने बोला जाए दो पॉइंट्स के बीच में, तो आप जिस पॉइंट को पहले लिखा गया है वहाँ पे आपको फाइनली होना है, ठीक है। जिस पॉइंट को बाद में लिखा गया वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। वही फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियल से स्टार्ट करके फाइनल की तरफ जाना है। किसी भी रास्ते से जा सकते हो, आपका मन, ठीक है। लेकिन वो रास्ता चूज करोगे जिसमें अगर वेरिएबल्स का वैल्यू पता हो, आपको करंट वगैरह का वैल्यू पता हो, तो वो रास्ता यूज़ करते वक्त ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो मैं अब देखो, अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो मुझे बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, किसी रेशियो क्रॉस करो तो उसके थ्रू करंट पता है, ठीक है ना। तो इस रास्ते मुझे हर चीज़ पता है। लेकिन अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो देखो प्रॉब्लम क्या है, इस रास्ते से पता है, इसके थ्रू करंट पता है, इसके थ्रू भी करंट वही होगा क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो कोई जंक्शन नहीं, यही पूरा का पूरा मुड़ जाएगा। तो इन दोनों, लेकिन इन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं पता है, समझ में आ रही बात, ठीक है ना। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस पता है क्या, ये भी नहीं पता है। तो सबसे अच्छा होगा इस रास्ते से जाने से, ये 1 यहाँ आया है, यहाँ कितना करंट है 2, तो 1 यहाँ गया है। अरे यार ये 2 कहाँ से आ गया, अगर चलो ऐसे सोचते हैं इसको, ठीक है। ये 1 यहाँ आया है तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, ठीक है। तो इस रास्ते से जाना बेस्ट होगा। अब फिर से समझ लो क्यों, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मुझे डेटा नहीं समझ में आ रहा था। अब देखो क्या है, इस रास्ते से अगर जाओगे आप तो बैटरी मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है और बैटरी मिल रहा है। बैटरी का EMF पता है, हाँ पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का वैल्यू भी पता है हमें, और रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जा रहा है वो भी पता है ना। अब इसके थ्रू करंट कैसे निकालोगे, इस ब्रांच में अगर 1 है डाउनवर्ड, इस ब्रांच में भी अगर 1 डाउनवर्ड होगा तभी तो 1 डाउनवर्ड और 1 डाउनवर्ड मिल के इस पॉइंट से देंगे 2 इस तरफ, है ना। यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, 1 और 1 मिल के यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ 2 है बेसिकली, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 1 होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कितना है, 1 एम्पियर, ठीक है। लेकिन अगर इस रास्ते से जाते तो मुझे इसका रेजिस्टेंस नहीं पता है, करंट वाले पता है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं पता, तो I/R पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ A से B तक, ठीक है। तो चेंजेस इन पोटेंशियल देखते हैं ना। अब यहाँ से इसको जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना आएगा चेंज, आप लोअर से हायर जा रहे हो तो +1, ठीक है। लोअर से हायर, नेगेटिव से पॉजिटिव +1, है ना। अब यहाँ पे जा रहे हैं हम करंट के अपोजिट, अगर रेजिस्टेंस क्रॉस करते हैं तो इन रजिस्टर करंट फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट के फ्लो के अपोजिट जा रहे हैं, मतलब आपका पोटेंशियल बढ़ रहा होगा क्योंकि करंट तो हायर से लोअर, यानी D हायर पे C लोअर पे, तो हम लोग C से D जा रहे हैं तो अपना फिर से पॉजिटिव आएगा, ठीक है। I/R, I का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू 2 है, I/R, ठीक है। और लास्टली इसका पॉजिटिव में पहले है, बाद में नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जा रहा है तो -2, ठीक है। तो ये हो गया चेंजेस इन पोटेंशियल, इसके अक्रॉस चेंज, इसके अक्रॉस चेंज, इसके अक्रॉस चेंज, दिस शुड बी इक्वल टू टोटल चेंज। टोटल चेंज में फाइनल वैल्यू VV है, फाइनल इनिशियल वैल्यू VA,
वी वी माइनस वी है, ठीक है। ओके, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 2 में से 2 गया 1 वोल्ट, है ना, 2 में से 2 गया 1 वोल्ट, ठीक है। तो वी वी माइनस वी क्या हो जाएगा आपका 1 वोल्ट, ऑप्शन डी। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे कंट्रोल Z करना है ना, ये डी है ना, ऑप्शन डी, ठीक है। इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ वी नॉट विल बी, तो यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू हमसे पूछी गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 बैटरीज है ना, तीनों की तीनों पैरेलल में कनेक्टेड। देखो इस बैटरी के भी एक पॉइंट इससे ग्राउंडेड है और दूसरा पॉइंट वी नॉट से कनेक्टेड है। इस बैटरी का भी एक एंड ग्राउंडेड है, दूसरा एंड वी नॉट से कनेक्टेड है। इस बैटरी का भी एक एंड ग्राउंडेड है, दूसरा एंड वी नॉट से कनेक्टेड, ठीक है। तो तीनों के तीनों पैरेलल में है ना, तो इसका जो इक्विवेलेंट होगा उसको अगर ड्रॉ करें, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट बैटरी है ना। तो इस इक्विवेलेंट बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा EP, तो आपको पता है EP बाय RP इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, ठीक है। अब इसका RP निकालने के लिए तो आपको पता है 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो आपको दिख रहा है यहाँ से 1 बाय RP का वैल्यू 3 है, तो 1 बाय RP कितना है, 3 है, ठीक है। तो उसको यहाँ पुट करें अगर इस फॉर्मूले में, तो EP बाय RP, EP बाय RP तो आपका 1 बाय RP तो 3 है, इज इक्वल टू 6 4 10 तो 12, ठीक है। तो EP का वैल्यू आपको दिखेगा 4 वोल्ट, ठीक है। EP आपका 4 वोल्ट हो गया है ना, ओके। अब EP अगर 4 वोल्ट हो गया, A पॉइंट तो ग्राउंडेड है, लेफ्ट हैंड ग्राउंडेड है, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट और यहाँ का पोटेंशियल V नॉट है, ठीक है। अब ये तीनों का इक्विवेलेंट ऐसा है, अब जो इक्विवेलेंट बैटरी है उसमें तो कोई क्लोज पाथ है ही नहीं ना, वो तो सिंपल एक सिर्फ बैटरी बचा और कुछ क्लोज पाथ है नहीं, जिसमें करंट क्या होगा 0, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा 0, ठीक है। यहाँ पे आपस में करंट फ्लो हो रहा होगा, लेकिन जो इक्विवेलेंट रॉक है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसमें कोई करंट नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस EP रहेगा, तो मतलब V नॉट माइनस 0 जो है EP के बराबर है। तो EP की वैल्यू 4 वोल्ट है, तो V नॉट की वैल्यू भी 4 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है। 8 कॉपर वायर of length L and diameter D are joined in parallel to form a single composite conductor of resistance capital R. If a single copper wire of length 2L have the same resistance R, then its diameter will be, ठीक है। तो यहाँ पे 8 कॉपर वायर है, सबके सब आइडेंटिकल है, उनको पैरेलल में जोड़ा गया टू फॉर्म वन सिंगल रेजिस्टेंस R, ठीक है। अगर एक सिंगल कॉपर वायर लो जिसका लेंथ है 2L और जिसका सेम रेजिस्टेंस R रखना है, तो उसका डायमीटर क्या रखना पड़ेगा, मतलब बेसिकली 2 ज्योमेट्रीज का आपको रेजिस्टेंस को इक्वेट करना है, ठीक है ना। तो जो 8 कॉपर वायर्स है, क्योंकि इनको पैरेलल में जोड़ रहे हैं, तो अगर एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, या RP है, कॉपर का RC है ना, एक कॉपर वायर का रेजिस्टेंस RCU बोल रहा हूँ मैं, वो हो जाएगा, मान लो कॉपर का रेजिस्टेंस होता है रो, तो रो L बाय डायमीटर D है ना, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। मतलब मैं प्रोपोर्शन वो पाई R स्क्वायर पाई D बाई 2 का स्क्वायर उतना निकलने वाला है, क्योंकि वही पाई बाय 4 का है, 4 बाई पाई का कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। आपको लिखने तो लिख सकते हो, तो कॉपर का ऐसा आएगा, ठीक है ना, एक कॉपर वायर का, है ना। अब 8 कॉपर वायर को पैरेलल में अब जोड़े हो, तो चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे। एक कॉपर वायर का हो जाएगा पाई रेडियस का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 4 बाय पाई रो L बाय D स्क्वायर, ठीक है, एक कॉपर वायर का, है ना। 8 कॉपर वायर पैरेलल में है, तो उनका रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना, ठीक है। यह है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 पैरेलल कॉपर वायर्स, ठीक है। और इसका वैल्यू आपको दे दिया R, है ना। इस 8 कॉपर वायर का रेजिस्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट R, ठीक है ना। अब एक दूसरा केस है, दूसरा केस क्या है, सिंगल कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2L, तो सेकंड केस का रेजिस्टेंस जो है, सिंगल कॉपर वायर है, कॉपर है मतलब सेम रेजिस्टिविटी लेंगे, लेंथ कितना है 2L और इसका डायमीटर कितना होगा, ठीक है ना। इट्स डायमीटर विल बी हाउ मच टाइम्स D, तो इसका डायमीटर आप मान लो N टाइम्स D है, ठीक है, N टाइम्स D, तो इसका डायमीटर हो जाएगा इतना, मतलब एरिया वाइज इतना, ठीक है। बस अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। आपने R का वैल्यू निकाला, 8 कॉपर वायर का भी रेजिस्टेंस जो है, और लास्ट में जो सिंगल कॉपर वायर है इसका लेंथ 2L वगैरह है, जिसका डायमीटर N टाइम्स D, उसका रेजिस्टेंस दोनों सेम है ना। तो ये पहले केस से निकाले, लास्ट केस से दोनों को इक्वेट कर दो। अब R कॉपर कितना है, R कॉपर है 4 बाय 5 इंटू रो L बाय D स्क्वायर, ठीक है। 8 पहले से तो 8 आ गया, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 रो L बाय पाई N स्क्वायर D स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कटम कुटम करते हैं, रो L D स्क्वायर, तो N स्क्वायर हमें दिख रहा है 16, है ना। तो N का वैल्यू हो गया 4, हो सकता है मैं कैलकुलेशन एरर हो, लेकिन 64 बाय 4, हाँ, N का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है। A current of 15 मिली एम्पियर flows in a circuit as shown in figure, ओके। तो फिगर को मैं साइड में कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो करंट ऑफ 15 मिली एम्पियर flows in the circuit as shown in figure, the value of potential difference between points A and B,
तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया, ठीक है ना। और करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है 15, है ना। ओके, तो एक काम करते हैं, ये 15 यहाँ पहुँचेगा तो इस 15 को मैं आई नाम दे देता हूँ, ठीक है, या 3i नाम देता हूँ। तो 3i क्या है, 15 है, बेसिकली यहाँ पे 3i करंट पहुँचा है ना। अब ये दोनों क्योंकि पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, ठीक है, या इस करंट का डिवीजन भी कर सकते हो। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस इससे आधा है तो इसमें इससे डबल करंट फ्लो होगा, है ना। तो बेसिकली इसलिए मैं 3i लिया था क्योंकि नंबर फिर आसान है ना, कुछ भी ले सकते थे, याद रखना। तो देखो रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 का है तो करंट का रेशियो रिवर्स में 2:1 होगा। तो जिसका छोटा रेजिस्टेंस उसमें 2 गुना करंट जाते रहेगा ऊपर वाले से, ठीक है ना। 2 और 1 को जोड़ के 3 आता है, इसलिए मैं 3i लिया ताकि उससे आसान हो। आप 3i का कोई मल्टीपल लोगे तब भी आसानी रहेगा। 6 लेते तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, ठीक है। वैसे कुछ भी ले सकते हो। अगर i लेते आप तो यहाँ 2i/3, यहाँ i/3। बेसिकली यहाँ पे डबल रखना होगा क्योंकि रेजिस्टेंस आधा है डबल। क्यों ऐसा करें, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस सेम होना चाहिए। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 5 × 2 10, इसके क्रॉस हो जाएगा 10 × 1 10, है ना। तो रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है। एनीवेज, तो आप ए से बी जाने का कोई भी एक रास्ता के थ्रू आपको अगर करंट पता है तो आप निकाल लोगे, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा गया है, ठीक है। तो मैं VA माइनस VB, है ना, ए से बी तक का निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 3 × 5, है ना, ठीक है। तो अगर आप वैसा करना चाहिए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, आप ए से बी जा रहे हो तो VB माइनस VA करना चाहते हो, ठीक है, VB माइनस VA, है ना। ए से बी जा रहे हो इस रास्ते से, ऊपर से भी जा सकते हो किसी भी एक रास्ते, तो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ ए से भी, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे तो करंट का डायरेक्शन में क्रॉस कर देंगे तो चेंज इन पोटेंशियल माइनस IR होगा। तो माइनस आई कितना, करंट कितना है इसमें 3i और रेजिस्टेंस कितना है 5, तो माइनस 15i, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब इसको क्रॉस करेंगे तो फिर से करंट के डायरेक्शन में, अब इसको भी क्रॉस कर सकते हो मैं, लेकिन इस रास्ते से जा रहा हूँ। इसको क्रॉस करें तो करंट डायरेक्शन में I × R, तो माइनस 5 दूनी 10i, ठीक है। आप किलो और मिली का उसको टेंशन अभी मत लो। और लास्टली जब इसको क्रॉस करेंगे यहाँ भी करंट ऐसे जा रहा होगा। अब 3i क्यों होगा, क्योंकि ये 2i और ये i मिलके यहाँ पे 3i हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, माइनस I × R 30i, ठीक है। ओके, इन सबको जोड़ेंगे तो 30 × 40 और ये माइनस 55 × I, ठीक है। अब I का वैल्यू आप देख सकते हो 5 है ना, I का वैल्यू 5 है, तो 50-25 इतना 275 वोल्ट, ठीक है। अब हर जगह किलो था और मिली था तो प्रोडक्ट वैसे भी 10 की पावर कैंसिल होने वाला है, तो एक्चुअली में इतना आ जाएगा। आपको पूरा डिटेल में करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना है, तो VB माइनस VA इतना है, तो VA माइनस VB, तो जो भी इसका मैग्नीट्यूड जहाँ पे रहेगा उसको मार्क कर दो, या VA माइनस VB निकालोगे तो आप उसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, 275 वोल्ट, ठीक है। In a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.2 volt gives a balance point at 36 centimeter length of wire. This cell is now replaced by another cell of EMF 1.8 volt. Okay. The difference in balancing length of potentiometer wire in above conditions will be, ठीक है। तो एक potentiometer arrangement है, a cell of EMF इतना gives a balancing point at 36 centimeter, ठीक है। This cell is now replaced by another cell इतना, the difference in balancing, ठीक है भैया। बेसिकली आपको पता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 होता है ना। इतना पोटेंशियल, इतना EMF को बैलेंस करने के लिए इतना चाहिए था, इतना EMF को बैलेंस करने के लिए जो लेंथ चाहिए होगा ये सब प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ठीक है, तो E1/E2 शुड बी इक्वल टू इतना, ठीक है। तो L2 का वैल्यू आप देख सकते हो, ये 1.5 होगा ना, हाँ 36 × 1.5 तो 54, ठीक है, सेंटीमीटर, है ना। तो आपसे पूछा गया डिफरेंस इन द बैलेंसिंग लेंथ, तो डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगा, L2 - L1, L2 54, L1 था 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक है। करंट आई इन द गिवन सर्किट, आपको अगर L1 - L2 यहाँ से डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, ठीक है। E1 आपको L1 पता है ना, तो आप ऐसा करो E1 - E2 इज इक्वल टू L1 - L2, ठीक है। तो L1 पता है, L1 - L2 पता करना है आपको, E1 पता है, E1 - E2 पता है, तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे नेगेटिव में आएगा क्योंकि L1 - L2 की L2 - L1 करते तो पॉजिटिव में है, ठीक है। द करंट इन द गिवन सर्किट विल बी, ओके। तो इस सर्किट में करंट कितना होगा, ठीक है ना। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये आपका ब्रिज वाला पार्ट है। तो इधर से देखेंगे तो एक 4 जा रहा है और एक 4 जा रहा है, तो एक 4 और दूसरा 4, ठीक है। इस तरह से देखें तो एक 4 ब्रांचिंग इधर हो, एक 4 इधर, तो इधर से देखेंगे तो एक 4 इधर और एक 4 इधर, ठीक है। और ये सब मिल रहा है 2 पे, तो ये सब के सब मिलेंगे 2 पे, ठीक है। तो इसको रीड्रॉप ऐसे कर सकते हो आप, ध्यान से सोचना तो, ठीक है। और ये कनेक्टेड है 40 वोल्ट के बैटरी से, ठीक है। तो ये तो बैलेंस है, देख लो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, है ना। तो आपसे पूछा गया था करंट आई की वैल्यू, ये करंट कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला इसमें तो कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसको आप मिटा दो, तो इस क्वेश्चन को आप मिटा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 8, तो इस 8 में इस पार्ट का 8 है ना, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल 40 के बराबर, देखो 40 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो 40 डिवाइडेड बाय 8, तो इसमें जा रहा होगा 5 एम्पियर, इसमें भी 5 एम्पियर, तो इसमें जाएगा 10 एम्पियर, तो आंसर हो जाएगा 10, ठीक है।
हाँ 4 4 8 40/8 5 हाँ ठीक है. Resistances are connected in a meter bridge circuit as shown in figure. The balancing length L1 is 40 cm. Okay. Now an unknown resistance, तो ठीक है अभी L1 इतना है. Now an unknown resistance X is connected in series with P. तो P के साथ एक unknown resistance X कनेक्ट करती है, सीरीज में यहाँ दिखाया नहीं है. And new balancing length is found to be at 80 measured from the same end, तो the value of X will be. ठीक है, तो अभी ये बैलेंस्ड है, तो बैलेंस है तो आपको पता है दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, है ना, ये होता है ना मीटर ब्रिज में. ठीक है, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ. ठीक है ना, वो बेसिकली दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस, जो कि पोटेंशियोमीटर में पढ़ते हो, और दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल रहेगा कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया. ठीक है, ओके. तो बैलेंसिंग लेंथ 40 है, तो ये 40 है, इसका मतलब क्या है, अब मीटर ब्रिज बोल दिया मतलब टोटल 100 होगा, तो ये 40 है, तो ये 60. ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर. ठीक है, तो मतलब P बाई क्यू विल बी इक्वल टू 40/60. ठीक है, ओके. तो इसको भी ऐसे ही रहने दो, एक इक्वेशन आ गया यहाँ पे, है ना. दूसरे केस में P के साथ एक रेजिस्टेंस हम लोग सीरीज में डाल दिए X, तो P का रेजिस्टेंस चेंज होकर P' हो गया मान लो. ठीक है ना, तो बाद वाला केस का अगर मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये P' हो गया, यहाँ तो Q ही है. और अभी लेंथ की बात करें तो बैलेंसिंग लेंथ जो दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर वो दिखा रहा है 80 सेंटीमीटर, तो ये 80 है, तो ये 20 हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट लगाए दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस लेंथ अपॉन दिस लेंथ, तो P' बाय Q इज इक्वल टू 80/20, है ना. अब दोनों में Q तो सेम ही होगा. ठीक है, तो अब क्या करो, इन दोनों का P का वैल्यू भी पता है, P का वैल्यू नहीं पता. ठीक है, हाँ, तो इन दोनों का रेशियो ले लो, Q कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है, तो दिस बाय दिस करे तो दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस इक्वेशन करे तो P' बाय P शुड बी इक्वल टू यहाँ पे 4 है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4/6. ठीक है, तो P' बाय P 6 है ना, तो P' इज इक्वल टू 6P. ठीक है, अब P' की वैल्यू देखते हैं, है ना. P', तो P' में क्या है, P' बेसिकली जो है वो है P प्लस एक्स. P' में क्या है P विच इज़ 4 है ना, 4 प्लस एक्स. ठीक है, तो P' है P प्लस एक्स, तो P' क्या है P प्लस एक्स. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया 5P और P का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो x कितना हो गया 20. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 20, है ना. तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये इक्वेशन आया था इन दोनों को यूज़ करके, इसको एज वेल एज इसको यूज़ करके ये आया था. ठीक है, टू सोर्सेस ऑफ इक्वल EMF आर कनेक्टेड इन सीरीज, दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेस आर R1 R2 इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 इज 0. ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो ये बस दो बैटरीज को, तो ये और ये दूसरा E1 R1 E2 R2. ठीक है, ये आपका पहला बैटरी, ये आपका दूसरा बैटरी. ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू सोर्सेस, ठीक है, R1 ग्रेटर देन R2 वगैरह वगैरह. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है. ठीक है, तो R का वैल्यू क्या होगा. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है ना. तो आप करंट पता कर सकते हो ना, इन दोनों पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू होनी चाहिए E1/R1. ठीक है, क्योंकि आप देखोगे अगर करंट की वैल्यू यहाँ पे I फ्लो हो रहा है करंट, है ना, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है VA माइनस VB. ठीक है, दिस माइनस दिस हो जाएगा EMF माइनस IR. ठीक है ना, और ये तो 0 है, तो I की वैल्यू E1/R1, तो करंट हो जाएगा सिंपली E1/R1. ठीक है, तो आपसे इस R का वैल्यू पूछा, और पूरे सर्किट को अगर लेके देखते तब करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, E1 प्लस E2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R, है ना. तो पूरे सर्किट को देख के तो हम लोग बोल ही सकते थे I की वैल्यू नीचे पूरे सर्किट में कितना EMF है E1 प्लस E2, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है. सपोर्ट मतलब देखो ये वाला E1 भी इस सेंस में करंट फ्लो कराना चाहता है, और ये वाला E1 भी इस सेंस में कराना चाहता है. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R. ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R, है ना. तो I इज इक्वल टू E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R. ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, है ना. बस अब I की वैल्यू ये इतना यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये I की वैल्यू यहाँ हो जाएगा E1/R1. हम लोग से क्या पूछा है, R का वैल्यू, तो R का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा. ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो R की वैल्यू हो जाएगी E1 प्लस E2 R1/E1 दिस इंटू दिस बाय दिस माइनस R1 प्लस R2. ठीक है, बस ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना. अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, एक प्रॉब्लम है ना, ये तो रिजल्ट में तो इक्वल EMF था. ठीक है, तो E1 E2 दोनों इक्वल है. ओके, ये मैंने गड़बड़ी कर दी. ठीक है, कोई बात नहीं, E1 E2 को इक्वल पुट कर देंगे, लेकिन तब भी
ई पे डिपेंड नहीं करेगा क्या? तो E1 बाय ई कैंसिल हो जाएगा क्या? ई कैंसिल हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, तो E1 E2 दोनों इक्वल है, ठीक है, तो दोनों ई इक्वल है, तो ई बाय R1 इज इक्वल टू 2E बाय R1 R2 R, ठीक है, हाँ ई कैंसिल हो गया, तो 2R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस 2R R1 माइनस R2 बाय 2 इज इक्वल टू R, तो R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2 वाला फिर से ऑप्शन नहीं है, 2R1, ओके, अरे यहाँ पे मैंने गलती की है, ये 2 नहीं होगा, कैलकुलेशन एरर मेरा 2 बार हो गया इस क्वेश्चन, ठीक है, तो R1 माइनस R2, हाँ R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 ऑप्शन है, ठीक है। A 1 meter long copper wire carries a current of 1 ampere if the cross section of the wire is 2 millimeter square and the resistivity of copper is this much, ठीक है, तो हमें करंट दे दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया है, रेजिस्टिविटी दे दिया है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द, ठीक है, अब फोर्स पूछा गया, ठीक है, तो जो पूछा गया वहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो फोर्स क्या होता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तभी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, तो ये तो आपको पता होता है, लेकिन आपको कैपिटल ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता होगा, तो ये तीनों चीज़ गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही पता करना है ना, ठीक है, और आपको रेजिस्टिविटी वगैरह कुछ नहीं दिया, 1 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है, ये 4 चीज़ दिया गया है, आपको ई पता करना है, तब आपको फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको रो एल और ए पता है, तो आप आई आर पता कर लोगे, ठीक है, ओके, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, तो आई इंटू आर करोगे तो वी मिल जाएगा, वी डिवाइड बाई एल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, ठीक है, तो मेरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर, ठीक है, और रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए, तो एल एल कट गया, आई रो बाय ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आई रो बाय ए, ठीक है, और फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं डायरेक्टली, फोर्स ई इंटू ई आई रो बाय ए, ठीक है, ई की वैल्यू, करंट है 1, रो है ऐसा यूनिट में दिया हुआ ना 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, अब इसको आपको एसआई में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, मिलीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर है ना, तो -6 हो जाएगा स्क्वायर है ना, बस इससे आ जाना चाहिए, ठीक है, तो 1.6 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे है 10 की पावर -2 -21 है ना, ओके, तो 1.6 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाई 2, तो 1.36 इंटू 10 की पावर -21, ठीक है, ओके, तो आपसे 10 की पावर -23 के फॉर्म में पूछा है, तो 10 की पावर -23 करेंगे तो 136 आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 136, ठीक है, ओके, यहाँ पे फिर से थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, अब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ने से आपका थर्मल कोलिजन जो है वो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, पर यूनिट टाइम जितने कोलिजन हो रहे होंगे, और जिसके कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका घटता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है ना, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप ऐसे ही सोच सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, ई बाय एम इंटू टाउ, ठीक है, ये तो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आपका टेम्परेचर बढ़ाने से ये जो था टाइम कांस्टेंट, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम इंटरवल जो होता है ये आपका डिक्रीज होता है, क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो वी डी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, तो अगर मुझे लॉजिक लिखना है तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका कोलिजन्स के बीच का टाइम घट जाएगा, और वो घट जाएगा तो वी डी आपका घट जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 1 ए करेक्ट है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, हाँ, इसको आप ऐसे सोच सकते हो, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, अब वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का वायर भी हो, ठीक है, तो अलग अलग, भले एरिया अलग अलग जगह डिफरेंट है, लेकिन आई हर जगह सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी सेम रहेगा, ई सेम रहेगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब है वी डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, है तो पूरा ही गलत बात है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतना ज़्यादा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको पता करने किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो गलत है क्योंकि ए सही था ना, तो ए और बी सिर्फ सही है, ठीक है, एक तो इस फिगर को यहाँ लेते आते हैं, ठीक है, इन द गिवन फिगर AC
meter in the given figure of meter which experiment the balancing length AC corresponding to null deflection of the galvanometer is 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपको बोल दिया 40 सेंटीमीटर, है ना। तो मीटर भी है तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। द बैलेंसिंग लेंथ इफ द रेडियस ऑफ वायर ए बी इज डबल्ड, ठीक है। तो अगर ए बी पार्ट का रेडियस को डबल कर दे तो क्या होगा, रेडियस को डबल कर दोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का भी क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, इस वाले पार्ट का भी क्रॉस सेक्शन एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर एरिया दोनों का 4 टाइम्स हो गया है तो दोनों पार्ट का रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो एरिया 4 गुना बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, इस पार्ट का रेजिस्टेंस 1/4 हो गया, मतलब दोनों पार्ट का रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो देयर विल बी नो चेंज, तो 40 ही रहेगा। समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पे लॉजिक लिख देता हूँ, बाद में PDF जब आपको मिलेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप अगर रेडियस को चेंज करोगे तो इसमें जो फैक्टर का रेजिस्टेंस है, जैसे इस पार्ट का रेजिस्टेंस मान लो R3 है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस R4 है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ये R3 अगर x टाइम्स, ओके x में लिखते हैं, अगर n टाइम्स बढ़ जाएगा तो ये भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली डेटा लिख देता हूँ, ये आपका R3/4 हो जाएगा और ये भी R4/4 हो जाएगा, ठीक है। आप रेजिस्टर क्या बोलते हैं, रेडियस को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका ही 1/4 होगा, इसका ही 1/4 होगा, तो रेशियो वही रहेगा, और रेशियो वही रहेगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी वही रहेगा। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो अगर दो पार्ट्स का रेजिस्टेंस का रेशियो चेंज नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर को दूसरे पोजीशन पे रखने की जरूरत ही नहीं, उसी पोजीशन पे वो बैलेंसिंग लेंथ भी दे देगा, ठीक है। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज ड्रॉन आउट सो दैट, मतलब उसका लेंथ बढ़ाया गया, ड्रॉन आउट मतलब बढ़ाया गया, इस सो दैट इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल, ठीक है। लेंथ डबल हो गया तो न्यू रेजिस्टेंस बाय ओल्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस होता है ρL/A। प्रॉब्लम ये है कि आप लेंथ को अगर डबल कर दोगे, डबल बहुत बड़ा नंबर होता है, डबल मतलब आपने दुगुना कर दिया, तो एरिया में भी चेंज आएगा, ठीक है। मतलब 4 से 5% तक लेंथ को चेंज करोगे तब आप एरिया में चेंजेस को नेग्लेक्ट मानना, लेकिन अगर डबल कर दे रहे हो 100% चेंज हो गया यानी, तो एरिया भी आप कांस्टेंट नहीं मान सकते। तो आप क्या करो, ऐसे केसेस में हम लोग ऐसे मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। ओके नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करना चाहिए मुझे, तब कांस्टेंट आ जाएगा। तो ऊपर नीचे मैं L से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ρL² डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, B क्या है वॉल्यूम, ठीक है। अब वायर पतला हो या मोटा हो, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, तो वॉल्यूम वही रहने वाला है, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो रेजिस्टेंस आप बोल सकते हो प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। तो फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय सेकंड केस का रेजिस्टेंस, फर्स्ट केस का लेंथ डिवाइडेड बाय सेकंड केस का लेंथ। अब फर्स्ट केस का लेंथ L है तो सेकंड केस का लेंथ 2L है, क्योंकि लेंथ डबल हो गया है। तो R2 आपको बोला गया था न्यू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड रेजिस्टेंस, तो न्यू बाय ओल्ड 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन C, ठीक है। अब बेसिकली ऐसे सोचो, इस फॉर्मूला के साथ सोचो तो लेंथ तो डबल हुआ है लेकिन एरिया आधा हो गया होगा वॉल्यूम को सेम रखने के लिए। तो ये 2 से बड़ा है, डिनोमिनेटर 2 के फैक्टर से घटा है, तो ओवरऑल चीज़ जो है 4 के फैक्टर से बड़ी है, ठीक है। अब वायर शोन, इसको उधर कर लेते हैं एक सेकेंड। A wire as shown in figure, wire as shown in figure, potentiometer wire of resistance 20 ohm and length 300 cm is connected with a resistance box, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स देख के डरना नहीं है, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ इतना, तो ये जो भी 4 वोल्ट का है और यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, मतलब बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। फॉर ए रेजिस्टर R ऑफ द रेजिस्टेंस बॉक्स, मतलब इसका रेजिस्टेंस R है, द नल पॉइंट ऑफ फॉर द सेल ऑफ 20 मिली वोल्ट, फॉर ए सेल ऑफ 20 मिली वोल्ट इज फाउंड टू बी एट 60, ठीक है। तो 20 मिली वोल्ट सेल के लिए नल पॉइंट जो है 60 सेंटीमीटर पे मिला हमें, ठीक है ना। अरे यार ये रबड़ क्यों नहीं आ रहा, 60, ठीक है, ये 60 है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ R क्या होगा, ठीक है भैया। तो मान लो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो करंट फ्लो हो रहा है विच इज I, क्योंकि याद रखना जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड है तो ये करंट पूरा का पूरा ऐसे फ्लो जाता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कुछ भी नहीं आएगा ना, ये पूरा का पूरा ऐसा चला जाएगा। तो इस पोर्शन के थ्रू भी करंट फ्लो हो रहा है I इंटू इस पोर्शन का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अब पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल लेंथ है 300 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस है 20, तो 60 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस होगा 20 बाय 300 इंटू 60, ठीक है। तो 60 5 मतलब 4 है ना। तो इस पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। तो आपसे पूछा गया था वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R, ओके, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस तो 20 मिली वोल्ट के बराबर होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यही रहेगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच भी यानी यही रहने वाला है क्योंकि बैलेंस्ड है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो रेजिस्टेंस पता है, पोटेंशियल पता है, तो करंट पता चल जाएगा। तो करंट इंटू रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो करंट की वैल्यू में मिल गई, ठीक है ना। अभी जो करंट फ्लो हो रहा होगा दिस शुड बी इक्वल टोटल EMF, इस पार्ट का यही है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज R प्लस इसका रेजिस्टेंस। तो करंट का वैल्यू टोटल EMF विच इज 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस विच इज R प्लस AB पार्ट का रेजिस्टेंस। AB भले प्लेन वायर है, लेकिन प्लेन वायर से दिखता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर वायर है ना, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है 20। तो टोटल EMF इस सर्किट का 4 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस,
बस हो तो गया। तो यहाँ से R + 20 की वैल्यू 4/5 यानी 0.8, तो R = 780 है ना, ये 800 हो जाएगा, 800 - 20 780, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हमें। पहला स्टेटमेंट है यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 80 ओम इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस 20 हो जाएगा। दिस पार्ट्स आर नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 20 ओम वाले 4 रेजिस्टेंस हैं, चारों को पैरेलल में कर देंगे तो 20/4 यानी 5 ओम हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओम। तो ये स्टेटमेंट सही है। 2 रेजिस्टेंस 2R एंड 3R कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट, द वैल्यू ऑफ थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 3R एंड 2R, ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो सेम वी होगा, ठीक है। तो सेम वी बोले तो आपका पावर जो है V²/R होता है ना, तो पावर V तो सेम है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। सेम भी होगा तब आप बोलोगे पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डायरेक्टली मत बोल देना, ठीक है ना। अब पावर का रेशियो हो जाएगा रेजिस्टेंस का इन्वर्स रेशियो, तो 3R में आपका कम पावर आएगा, लेकिन 3R में 3:2 बोल दिया, मतलब 3R में ज़्यादा पावर है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो P1/P2 शुड बी इक्वल टू R2/R1, और R2/R1 क्या है 2R/3 है, तो 2:3 आना चाहिए, यहाँ पे 3:2 दिया, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 एंड 2 और इनकरेक्ट, 1 करेक्ट है 2 इनकरेक्ट है ना, ऑप्शन सी होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 ओम। अब रेटेड का मतलब क्या होता है, अगर आप उस बल्ब के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे तब उसमें इतना पावर कंज्यूम होगा, ठीक है। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अनदर बल्ब विच इज रेटिंग 220 वोल्ट एंड 60 वाट, है ना। इफ द वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज 220 वोल्ट, ठीक है, द पावर कंज्यूम बाय द 100 वाट विल बी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना, मैंने बता दिया ना, इतना वोल्टेज पे इतना पावर होगा पहले बल्ब का, इतने वोल्टेज पे इतना पावर होगा दूसरे बल्ब का, ठीक है। अगर उनका सीरीज कॉम्बिनेशन का क्रॉस होगा 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 100 वाट वाले बल्ब का पावर कंजम्पशन क्या होगा, यही पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, पहला बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो पहला बल्ब का रेजिस्टेंस R1, ठीक है, तो V²/P, क्योंकि P = V²/R होता है, ठीक है। वैसे दूसरा बल्ब के लिए R2 निकाल लेंगे, दूसरा बल्ब के लिए R2 V²/P, P कितना है 60, है ना, ऐसे ही रहने देता है के लिए, ठीक है ना। अब इस R1 और R2 को सीरीज में कनेक्ट किया है ना, बल्ब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, रेजिस्टेंस ही काफ़ी होगा, उतना ही ड्रॉ कर दो ना, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 220, है ना। तो आपको बोला गया है कि R1 वाला बल्ब जो है यानी 100 वाट वाला, R1 वाला कौन सा बल्ब, 100 वाट वाला बल्ब में कितना पावर होगा, तो इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, यही बोला गया है ना, ठीक है। तो आप इसमें करंट निकाल सकते हो, है ना। करंट क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय R1 + R2, ठीक है। और पावर इन 1 हो जाएगा करंट फ्लोइंग इंटू I² इंटू R, I1 की जरूरत नहीं है, I² इंटू R1 से कर दो, है ना, P1 की वैल्यू, ठीक है। इसमें पावर हो जाएगा जो करंट फ्लो, अब इसमें करंट और इसमें करंट सेम रहेगा, इसलिए मैं I² लिखा हूँ, ठीक है। I1 I2 की जरूरत है ना। अब I की वैल्यू लिखते हैं, I की वैल्यू क्या हो जाएगी 220 डिवाइडेड बाय R1 + R2, दिस इंटू R1। अब R1 और R2 का वैल्यू यहाँ सबको पता है, ये सब पुट करो, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं किया था क्योंकि 220 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो R1 का वैल्यू है 220 डिवाइड बाय इतना, ठीक है ना। तो आप इसको और थोड़ा वो करोगे तो R1 + R2 अगर आप करोगे तो दिस प्लस दिस आप करोगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है अभी तक। तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, R1 के बदले लिखोगे 220² डिवाइडेड बाय 100, और R2 में लिखोगे 220² डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। R1 + R2 हो गया, और इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है, इंटू R1, और R1 का 220² डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा लेकिन अधिकतर कैलकुलेशन गायब हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखोगे 220 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160 का स्क्वायर इंटू 220/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल, 66 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, है ना। 100 कैंसिल, 6/16 इंटू 200। ओके, तो मैं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। 6 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, तो 6806.25, 6806 इंटू 2 6806, इससे प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है, मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि V²/P, हाँ। अब 6000, अब देखो इसका आंसर जो है 100 वाट से कम आना चाहिए था, ठीक है। कारण क्या है, 220 वोल्ट लगाने पे 100 वाट देगा, तो यहाँ पे तो 220 वोल्ट तो पूरे के क्रॉस लगेगा, पूरे के क्रॉस, इसके क्रॉस से 220 से कम होगा ना, तो 220 से कम लगाएंगे तो कम आना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हुआ है, चलो कैलकुलेशन एरर खोजते हैं। तो यहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो R होता है V²/P, ठीक है, 220² डिवाइडेड बाय 100, 220/60 सही है। I इसको पावर क्या होता है रेजिस्टेंस में, I² इंटू R, करंट की वैल्यू हो जाएगी दिस डिवाइडेड बाय R1 + R2, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देंगे इंटू R, ठीक है। ओके, तो 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 + R2 का स्क्वायर, R1 R2 खुद 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 220, हाँ ठीक है।
हाँ हाँ, मुझे गलती समझ में आ गई, यहाँ तक सब सही था। कैलकुलेशन एरर ये सब लास्ट मतलब सेकंड लास्ट स्टेप में हुआ, जिसके कारण लास्ट स्टेप में भी हो गया एक सेंस में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या एरर हुआ था, फिर से देख लेते हैं। तो ये 220 यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये 220 बच जाएगा। ठीक है, मतलब 220 का स्क्वायर पूरा कैंसिल होने वाला है, ये 220 सब कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्टकट भी दिखा दूंगा। तो बेसिकली आपके पास बचेगा 100 × 60 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, बस ये बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये 220 आप कॉमन ले लो ना, फिर 220 का स्क्वायर है, तो 220 का स्क्वायर तो ऊपर पूरा 220 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 160 है ना, तो ठीक है, 100 तो गायब कर दो, तो 100 × 60 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 160 स्क्वायर, तो 100 × 6/16, 2 × 6 2 × 8 16। ठीक है, तो 900/64 है ना, 900/64। फिर से कुछ अजीब आ रहा है, 14.0625। ठीक है, तो हो सकता है फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, लेकिन अब मैं केयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम नहीं उतना, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। तो मैं दूसरा मेथड दिखाता हूँ, उससे शायद हमें कैलकुलेशन एरर दिख जाए। ठीक है, ओके, तो दूसरा मेथड में हम क्या करेंगे, हर जगह पी लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो ये हर जगह पी है, तो 1/100 और 1/60, तो 160 डिवाइडेड बाय 160, 100 × 60, 160 डिवाइडेड 160 के। हाँ, बात एक ही रहेगा दूसरा मेथड में भी, कोई बट नया कॉन्सेप्ट नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं 14 मान लूँगा कि 14 आ गया, अब आगे बढ़ते हैं ना। करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर इस पॉइंट का नाम ए रखे, तो देखो ये रेजिस्टेंसलेस वायर से कनेक्टेड यहाँ पे, तो ये पॉइंट का नाम भी ए रखना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ रहे हो ना, दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। ठीक है, वैसे इस पॉइंट का नाम अगर बी रखे, तो फिर से ये पॉइंट कनेक्टेड है वायर, रेजिस्टेंसलेस वायर टू दिस पॉइंट, तो इसका भी बी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हो, 9 ओम कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड बी, ये वाला 9 ओम भी बिटवीन ए एंड बी, ये वाला 9 ओम बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 3 ठो 9 ओम कनेक्टेड है, 9 9 9। ठीक है, और ए और बी के बीच में ही बैटरी भी कनेक्टेड है ना, ये 6 वोल्ट का है ना, देख लो, ए आपका बैटरी के पॉजिटिव से और बी बैटरी के नेगेटिव से। ठीक है, तो आपसे पूछा गया तो करंट फ्लोइंग आई का वैल्यू जो बैटरी से निकल रहा है ना, तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है उसका वैल्यू, तो ये 9 9 9 मिल के 3 दे देंगे, है ना, तो ये पूरे का 3 हो गया, तो करंट हो जाएगा आपका 6 इसका करंट कितना है, 3। या सब में देखो ना, 6/9 6/9 6/9, तो 3 टाइम्स 6/9 करोगे तो 2 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 एम्पियर, है ना। तो यहाँ पे असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए, एलॉयज, ठीक है, तो थ्योरेटिकल है। एलॉयज का नाम क्या है, कॉन्स्टेंटन, ओके, एंड मैंगनीन आर यूज इन मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स। ठीक है, तो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस छोटा होता होगा, इसी के लिए हाँ वही कारण भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस छोटा रहेगा तो आपका हीटिंग के बाद भी उस पार्ट का रेजिस्टेंस में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस मतलब जिसका रेजिस्टेंस चेंज ना हो विथ एक्सटर्नल इफेक्ट्स, जैसे टेम्परेचर वगैरह चेंज करने पर। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आर इज करेक्ट रीजन फॉर ए। ठीक है, A 1 meter long wire is broken into 2 unequal parts x and y. The x part is stretched into another wire w. Okay, length of w is twice the length of x. Okay, ठीक है, x part is stretched into another wire w. Length of w is twice the length of x. ठीक है, and the resistance of w is twice that of y. Find the ratio. ये जबरदस्ती ये क्वेश्चन हार्ड बनाने की कोशिश किया गया है, बहुत आसान। तो होता है ना, उसका साला का मौसा का ये वो मेरा ये लगता है, ठीक है, या मेरा नानी का ये का वो का, वैसे ऐसे करते करते लास्ट में एक और आदमी गिनाएगा, फिर मेरा और उस आदमी का क्या रिश्ता है, उस टाइप की चीज़ है। ठीक है, तो अगर इस लाइन बाय लाइन जो चीज़ लिखा गया है उसको इक्वेशन वाइज लिखते हैं तो बहुत आसान है। देखो 1 मीटर वायर इज ब्रोकन इनटू 2 अनइक्वल पार्ट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो वायर एक्स का लेंथ अगर एक्स मान ले, वायर वाई का लेंथ अगर वाई मान ले, तो एक्स प्लस वाई 1 मीटर। ठीक है, एक्स पार्ट को स्ट्रेच किए इनटू वायर वाई, तो एक्स को स्ट्रेच कर रहे हैं और लेंथ ऑफ एक्स पार्ट इज स्ट्रेच्ड इनटू अनदर वायर वाई। ठीक है, तो एक्स पार्ट ऑफ द वायर को, मतलब जिस वायर का नाम एक्स रखते हैं उसका रेजिस्टेंस भी एक्स है, लेंथ भी एक्स है, वैसा कुछ एक्स को हम लोग स्ट्रेच करके नए दूसरे वायर में कन्वर्ट कर दिए डब्ल्यू में, और डब्ल्यू का लेंथ जो है ट्वाइस ऑफ एक्स है। ठीक है, तो एक्स का लेंथ से डबल लेंथ का जो वायर होगा, जो एक्स को ही स्ट्रेच करके डबल लेंथ किया गया है, तो हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे ना, लेंथ को आप डबल करते तो एरिया आधा हो जाता है, तो लेंथ डबल हो गया, एरिया आधा हो गया, मतलब रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है। ठीक है ना, तो डब्ल्यू का रेजिस्टेंस जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ W विल बी 4 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ X। ठीक है, और आपको ये बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ W इज ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ Y, रेजिस्टेंस ऑफ W इज ट्वाइस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ Y। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ X एंड Y, तो उसको तो मैं X है और Y ही बोल रहा हूँ लेंथ को, है ना, तो X और Y का रेशियो पूछा है। ठीक है, तो X प्लस Y पता है, यहाँ से अब अगर इन दोनों को इक्वेट करो तो 4 टाइम्स RX
इज 2 टाइम्स आर वाई। तो आर एक्स क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स हो जाएगा, रो लेंथ ऑफ एक्स डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा रो लेंथ ऑफ वायर वाई डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया। अब एक्स और वाई जो वायर्स थे वो दोनों सेम वायर से काट के निकाले गए थे, तो दोनों वायर का मटेरियल सेम है, इसलिए रो सेम होगा, दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, ठीक है ना। तो एक्स बाय वाई आपको मिल जाएगा, यहाँ से एक्स बाय वाई हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो बहुत ही बेकार क्वेश्चन था, इनफैक्ट इस रिलेशन का जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको सबको पहले से पता नहीं रहेगा, ये क्वेश्चन लिखने के बाद पता चलेगा, ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद या माइंड में सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। कहाँ चल गए हम लोग, हाँ इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ना, ठीक है। टू resistors are connected in series across a battery as shown in figure, okay. If a voltmeter of resistance 2000 ohm is used to measure the potential difference across 500, तो 500 के अक्रॉस एक वोल्टमीटर हम लोग लगा दिए, ठीक है। वोल्टमीटर जब भी लगाते हैं तो पैरेलल में लगाते हैं। तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर क्या है, वोल्टमीटर खुद जो है वो 2000 ओम का है, तो वोल्टमीटर खुद जो है वो 2000 का है, ठीक है। तो बेसिकली आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, या इन दोनों पॉइंट के बीच का, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करोगे आप, तो 500 और 2000 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 500 इंटू 2000 डिवाइडेड 500 प्लस 2000, तो ये 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 400 हो जाएगा। तो बेसिकली ये वाला पार्ट 400 ओम का हो गया, मैं 100 लिख नहीं रहा था हर जगह, कॉमन लेके काट दिया था, और ये 600, तो ये चीज़ इसके बराबर है ना, ठीक है। तो पता कर लो ना कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है 20 डिवाइडेड बाय इतना, है ना। तो करंट, ठीक है, आपको क्या करना है, देखो बेसिकली आप करंट पता कर लो और करंट इंटू रेजिस्टेंस कर दोगे तो पोटेंशियल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम ए रख दो, इस पॉइंट का नाम बी रख दो, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो बी ए बी यही तो मानेगा, नापेगा आपका पोटेंशियोमीटर, क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर ना, ए और बी के बीच में ना आपका वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज हो जाएगा करंट फ्लोइंग थ्रू पार्ट ए बी विच इज आई, एंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 400, ठीक है। अब करंट का वैल्यू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई टोटल 4 2 6, मतलब सॉरी 6 4 10, है ना। तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8 वोल्ट, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल गी प्रोवाइड द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो चाहे सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो, वो करंट जो होगा सेम फ्लो करवा रहा है थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है, ओके। तो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल क्या होगा, तो आइडेंटिकल सेल्स है, मतलब दोनों का ईएमएफ ई मान लो, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आर मान लो, ठीक है। तो चाहे सीरीज में हो या पैरेलल में हो, ठीक है। तो जब सीरीज में होगा तब ये 2E हो जाएगा और ये 2R हो जाएगा, है ना, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक है। और जब पैरेलल में होगा, है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में होता है आपका, पैरेलल में इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट तो आपका हो जाएगा R/2, है ना, क्योंकि पैरेलल में ना, इज इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2, ठीक है। तो हो जाएगा 2E/R, तो EP/R इज इक्वल टू E/R, तो EP का वैल्यू E हो जाएगा, तो पैरेलल में हो जाएगा ये E, है ना, और इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, है ना। इक्विवेलेंट बैटरी में ड्रॉ करो तो पैरेलल इक्विवेलेंट बैटरी ऐसा हो जाएगा और सीरीज इक्विवेलेंट बैटरी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों केस में करंट सेम रहेगा, तो इस केस का करंट हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 2 + 2R, और इस केस का करंट हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 2 + R/2, ठीक है। करंट दोनों का सेम रहेगा, बस। अब यहाँ से निकालो I इक्वल टू इतना और I' इक्वल टू इतना, ठीक है। यहाँ I है, यहाँ I' है, लेकिन I और I' तो इक्वल होने चाहिए, तो I इक्वल टू I' क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो ये 2E डिवाइडेड बाई 4 + R, तो आपका बेसिकली हो जाएगा 2 + 2R, डिनोमिनेटर भी सेम होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर सेम है, तो R का वैल्यू 2 ओम है, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। 2 द वेरिएशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू गिवन सर्किट, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय वर्सेस करंट का ग्राफ दिया गया, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर दे दिया है, डायमीटर ऑफ वायर दे दिया है, रेजिस्टिविटी दे दिया है, तो वैल्यू ऑफ एक्सिस, तो रेजिस्टिविटी का वैल्यू निकालना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है ρL/A, अब रेजिस्टेंस क्या होता है dV/dr, V इक्वल टू I होता है ना, ठीक है। तो dV इक्वल टू I/dr, तो R हो जाएगा dV/di, ठीक है। dV इक्वल टू di इंटू R है, dV/di हो जाएगा स्लोप, V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप कितना है 1045, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस के बराबर होता है, तो 1 हो गया, तो ρL इक्वल टू A के बराबर है, ठीक है। तो रो का वैल्यू A/L, क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दे दिया है, डायमीटर दे दिया 2.54 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 2.4 है, मतलब रेडियस हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर, तो 1.2 सेंटीमीटर मतलब
10 की पावर -2 मीटर हो गया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इतना हो गया डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितना है 31.4, ठीक है, विच इज़ 10 पाई है ना। तो ये लेंथ आपको दे दिया है 31.4 सेंटीमीटर, तो 10 पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो पाई पाई कट गया 1.44 10 की पावर -4, पाई पाई कट गया 10 की पावर -1, तो 1.44 10 की पावर -3, ये आपका ऐसा यूनिट में आएगा, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है रो ओम सेंटीमीटर में और ये आपका आएगा ओम मीटर में, ठीक है, क्योंकि ऐसा यूनिट तो ओम मीटर होना चाहिए ना। मुझे याद नहीं रहता ऐसा यूनिट में क्या होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो ओम को तो ओम रहने दो और सेंटीमीटर को इतना है, तो दिस वुड बी इक्वल टू x इंटू 10 की पावर -3 ओम सेंटीमीटर, है ना। अब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करो, ठीक है। बस अब मैच कर गया यूनिट, तो ये न्यूमेरिकल पार्ट को भी इक्वेट कर दो, तो x बाय 100 इज इक्वल टू 1.44, तो x का वैल्यू हो जाएगा 144, ठीक है। कैलकुलेशन एरर होगा तो कमेंट बता देना, हमने तो कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे ना, कैलकुलेशन तो आप मैथ्स में भी सीख सकते हो, ठीक है। ऑल रेजिस्टेंसेस आर 1 ओम ईच, द वैल्यू ऑफ करंट आई इज a बाय 5, तो वैल्यू ऑफ a क्या है, ठीक है। तो सब रेजिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे अगर देखो तो पूरा ड्रॉ तो नहीं करेंगे, इसी में हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, क्योंकि इसका एक पॉइंट इधर है, इसका भी एक पॉइंट उससे मैच कर रहा है, इसका दूसरा पॉइंट इस पॉइंट, ठीक है, ओके। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या बोला गया 1, तो 1 और 1 पैरेलल में तो 0.5, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ हो जाएगा 0.5, वैसे ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, ठीक है। तो अब ये 0.5 और ये 1 तो सीरीज़ में है, तो ये 1.5, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1.5, है ना। तो वैसे करके सब नीचे वाला भी चारों 1.5, ठीक है। ये 1.5 और ये 1.5 ये दोनों पैरेलल में है, तो हो जाएगा पूरे का 0.75, ठीक है। तो मैं ब्लैक से इसको दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 0.75, ठीक है। ये वाला 0.75, इसके नीचे वाला भी 0.75, ये 0.75 और ये 1 दोनों सीरीज़ में, तो 1.75, वैसे ये भी 1.75, ये 1.75 और ये 1.75 आपका पैरेलल में है, तो इस पूरे का हो जाएगा 1.75, ये भी 1.75 है, ये भी 1.75 है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है ना। 1 प्लस 0.75, 1.75 तो ये पूरे का हो जाएगा 1.75 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट प्लस दिस विच इज़ 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 प्लस 1.75 डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस इस पूरे पार्ट का रेजिस्टेंस 1.75 और 1.75 दोनों पैरेलल में, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.75 डिवाइडेड बाई 2, तो रेजिस्टेंस मिल गया। तो वैल्यू ऑफ करंट इज़ a बाई 5, ठीक है। तो करंट का वैल्यू a बाई 5 है, तो वैल्यू ऑफ a क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इतना है, करंट क्या हो जाएगा v बाय करंट क्या हो जाएगा v बाय r, ठीक है। मैं कैसे कर रहा हूँ इसको, तो करंट आपको दे दिया a बाई 5, तो करंट हो जाएगा आपका v बाय r, ठीक है। और करंट का वैल्यू कितना दे दिया हमें a बाई 5, तो दिस इज ऑल्सो a बाई 5, तो a का वैल्यू निकाल लेंगे, यूनिट्स वही एम्पियर ही ना, ठीक है। तो निकाल लो, a का वैल्यू हो जाएगा 3 दूनी 6 पंचे 30 डिवाइडेड बाई 3.75, 30 डिवाइडेड बाई 3.75, तो ये 8 होता है, ठीक है। कैलकुलेटर तो 8 बोल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको बोल दिया गया है 15 ओम है, इसका वैल्यू क्या होगा अगर ये लेंथ आपका 43 सेंटीमीटर है, तो अगर ये लेंथ 43 है तो ये लेंथ कितना होना चाहिए 100 - 43, ठीक है, विच इज़ 57, तो ये इतना होना चाहिए और ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन एंड करेक्शन भी दे दिया है ना, तो इसमें क्या करेंगे, एंड करेक्शन को ऐड कर देंगे पहले वाले लेंथ में बस, ठीक है। जिस एंड पे एंड करेक्शन है, एंड ए पे एंड करेक्शन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ रहेगा उसमें उतना एंड करेक्शन ऐड कर देंगे बस। अब आप वापस दिस बाय दिस शुड बी इक्वल टू दिस बाय दिस, ठीक है। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 15,319, ठीक है। In the given circuit, A is an arbitrary constant. The value of M for which the equivalent circuit resistance is minimum. Okay, तो रेजिस्टेंस हमें मिनिमम करना है इसका, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का सर्किट पहले निकाल लेते हैं ना, तो ये MA है, तो इसका इक्विवेलेंट तो हो जाएगा MA बाय 3, ठीक है। और ये हो जाएगा A बाय 2M, है ना। जो भी जब भी इक्वल रेजिस्टेंस रहेंगे, 2 है तो उसका आधा कर देंगे, 3 इक्वल है तो उसका 1/3 कर देंगे, और ये दोनों सीरीज़ में है तो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिस प्लस दिस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका इतना MA बाई 3 प्लस A बाई 2M। तो हमें बोला गया था द वैल्यू ऑफ M फॉर विच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मिनिमम, तो मिनिमम करना है R को, और M का वैल्यू पूछा गया, मतलब M के किस वैल्यू पे R मिनिमम रहेगा, तो dr बाई dm 0 होगा ना, तो R मिनिमम व्हेन dm बाई dr इज 0, तो dr बाई dm कर दो, ठीक है। तो dr इसको M के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो A बाई 3, और यहाँ पे M के रिस्पेक्ट में करेंगे तो M की पावर -1, तो -1 बाय M, ठीक है। तो A बाई 3 इज इक्वल टू A बाई 2M स्क्वायर, A कट गया तो M का वैल्यू
आपको मिलेगा 3/2 का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे दिया हुआ है x/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। द करेंट डेंसिटी इन ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस इतना इज दिस मच, द करेंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंसेस r/2 एंड r इज इतना, ठीक है। तो r/2 से लेके r तक के बीच का जो रीजन है ये r/2 है और ये r है, ठीक है। इस रीजन के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है ये पूछा गया है ना, ठीक है। तो करंट डेंसिटी होता है I/एरिया, है ना। तो इस रीजन का एरिया यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस शेडेड पोर्शन के थ्रू जो करंट होगा वो करंट को डिवाइड करेंगे शेडेड पोर्शन के एरिया से, तो हमें J मिलेगा, ठीक है। और J जो है डिपेंड नहीं करेगा, J आपको दे दिया इतना है, ठीक है ना। तो बेसिकली करंट निकालने के लिए J इंटू शेडेड एरिया करेंगे, तो करंट हो जाएगा आपका J इंटू शेडेड एरिया, और एरिया हो जाएगा आपका πr² माइनस πr², ठीक है। 1/4, 1 - 1/4 3/4, है ना। और J का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10⁶, और एरिया का वैल्यू 3/4 पाई को पाई रहने दो, पाई के टर्म्स में आंसर है, इंटू r², ये है 4 मिलीमीटर, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 × 10⁻⁻6, है ना, -3, ठीक है। तो -6 + 6 कैंसिल हो गया, 4 चौके, तो 12 पाई आ रहा है, और यहाँ पे बोला था x पाई, तो x के लिए क्या हो जाएगी 12। तो यहाँ पे बोला गया है अ सेल शंटेड बाय 8 ओम रेजिस्टेंस। अब शंटेड का मतलब क्या होता है, तो शंटेड मतलब ये होता है कि ये सेल है, EMF E का है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो शेल को शंट कर दिए, मतलब शेल के अक्रॉस हम लोग ये रजिस्टर ऐड कर दिए होंगे। शंटिंग रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, ठीक है, ओके। इस बैलेंस अक्रॉस ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर, ओके। तो पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल लेंथ दे दिया है और बैलेंसिंग लेंथ नहीं दिया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द बैलेंसिंग लेंथ इज 2 मीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 4, ठीक है। तो अगर इस 8 के बदले अगर 4 यूज़ करें तब बैलेंसिंग लेंथ है 2 मीटर, और फर्स्ट केस में याद रखना बैलेंसिंग लेंथ दी है, टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर दी है, तो वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर फर्स्ट केस का बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं कि फर्स्ट केस का बैलेंसिंग लेंथ कितना है L1 है, और सेकंड केस का बैलेंसिंग लेंथ आपको दे दिया है 2 मीटर, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से पूछा है ना। अब बेसिकली याद रखना कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर होता है, ये अगर पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, तो एक एंड को तो इससे कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे एंड को गैल्वेनोमीटर के थ्रू हम लोग इससे कनेक्ट कर देते हैं, और ये अगर नल डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं इस पॉइंट पे, मतलब इसी को बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं ना, यही आपका बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे R यूज़ कर रहा हूँ ताकि एक ही डायग्राम में सब हो जाए। तो जब R की वैल्यू 8 है तो बैलेंसिंग लेंथ हमें दिया नहीं है, और जब R की वैल्यू 4 है तो बैलेंसिंग लेंथ हमें दे दिया है 2 मीटर्स, ठीक है। ये दिया हुआ नहीं है ना। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, ये भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, है ना, यहाँ पे मतलब इस फिगर में ही इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखें तो दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, है ना। ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, ठीक है, ओके। और तो आप इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो दैट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट को K बोल देते हैं, K इनटू लेंथ, है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, ओके। अब ये हमें दे दिया है 2 सेकेंड केस में, और ये है 4, ठीक है। चलो, तो करंट हमें नहीं पता E, हाँ, तो वैसे करते हैं, ठीक है। अब आप ऐसे सोचो, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का, उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो I इंटू आर, मान लो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I, ठीक है। याद रखना ये वाला करंट पूरा का पूरा इसमें फ्लो होगा, उस इधर उधर नहीं जाएगा ना, क्योंकि इसमें करंट आपका 0 रहता है ना, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू आर ऐसे भी निकाल सकते हो आप, एंड दैट शुड ऑल्सो भी इक्वल टू इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग 2 बार लगाएंगे, है ना। फर्स्ट केस में I1 इंटू R1 शुड बी इक्वल टू K, तो हमेशा दोनों केस में सेम ही रहेगा, K इस पोटेंशियोमीटर वायर सर्किट में डिपेंड करता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं करे। K इंटू फर्स्ट केस का पोटेंशियोमीटर लेंथ का मतलब वायर का लेंथ हम मान लेते हैं, जो बैलेंसिंग लेंथ है L1 है, और सेकंड केस में I2 R2 इज इक्वल टू K L2, इनका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है, I1/I2 और R1/R2, R1 R2 तो पता है 8 और 4, ये 8 है 4 है, तो यहाँ से I1/I2 इंटू 8/4 इज इक्वल टू L1/L2, L2 2 है, ठीक है। I1/I2 का वैल्यू अगर देखें तो I का वैल्यू देखोगे तो E डिवाइडेड बाय R प्लस R होगा, है ना। I का वैल्यू देख सकते हो EMF डिवाइडेड बाय R प्लस R, ठीक है। तो EMF तो सेम रहेगा, तो R प्लस R दोनों केस में कर देते हैं, R1 प्लस R, R2 प्लस R, है ना। मतलब करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टोटल रेजिस्टेंस, फर्स्ट केस में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R, R1 प्लस R, सेकंड केस में टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R2 प्लस R, क्योंकि ये चीज़ तो चेंज नहीं हो रहा है, ये R1 और R2 बदल रहा है, ठीक है, बस। तो I1/I2 इतना हो गया, 8/4 इज इक्वल टू L1/2, ठीक है। तो आप देख सकते हो R2 का वैल्यू सेकंड केस का रेजिस्टेंस 8 है, फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस 4 है, और यहाँ 2 है, इज इक्वल टू L1/2। तो आपको अगर R का वैल्यू निकालना है तो L1 पता होना चाहिए,
ठीक है। और L1 पता नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया, पढ़ लो कहीं भी। ये 3 मीटर तो पूरा लेंथ है कैलकुलेटर वायर का, उसका पोटेंशियोमीटर वायर का, उसका लेंथ का जरूरत नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। ये लोग फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट स्टेज में बोले ना कि 3 मीटर का पोटेंशियोमीटर वायर है, मैं मान लेता हूँ वो लोग ये बोलना चाहते थे कि बैलेंसिंग लेंथ जो है फर्स्ट केस में वो 3 मीटर है ना। पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ नहीं है, ये बैलेंसिंग लेंथ है। क्वेश्चन पढ़ के वही लग रहा है कि पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ, आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है और हम लोग कुछ गलती नहीं कर रहे, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं कर रहे, हम लोग का फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में डेटा में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग L1 को जबरदस्ती 3 मान लेंगे, है ना। तो L1 को जबरदस्ती 3 माने तो ये 8 + r डिवाइडेड बाई 4 + r इंटू 4 इज इक्वल टू L1, और L1 को मैं 3 मान ले रहा हूँ। ये अजम्पशन है मेरा, भले क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, तो 8 + r इंटू 4 इज इक्वल टू 3, 4 + r, ठीक है। तो 32 + 4r 12 + 3r, r का वैल्यू नेगेटिव में कैसे आ गया, R2, ओके मैं R1 R2 का रोल उल्टा कर दिया यहाँ पे। R2 4 है, R1 8 है, ठीक है। ओके तो 4 के बदले 8 आ गया है मेरा। तो ये 4 इंटू 4 इज इक्वल टू L1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से 16 + 4r इज इक्वल टू 8 + r इंटू 3, यानी 8 × 24 3r। तो r का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, सॉरी r तो रेजिस्टेंस है ना, 8 ओम, ठीक है। तो फिर से ये टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहा तो मैं इसको फर्स्ट केस का बैलेंसिंग लेंथ अज्यूम कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन जो दिया हुआ है बस अगर एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आएगा तो बोनस हुआ होगा, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। अब नहीं देंगे तो दोस्ती होगी बात। 72 ओम का गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, द परसेंटेज ऑफ द टोटल करंट विच पासेस थ्रू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 72 ओम का गैल्वेनोमीटर है ना, इज शंटेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम, ठीक है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है 72 ओम का, इसको शंट कर दिए बाय 8 ओम, मतलब शंट मतलब हमेशा पैरेलल में वो चीज़ डाल दी, ठीक है। टोटल करंट कितना परसेंटेज गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा, तो ये गैल्वेनोमीटर है, ये तो शंट है ना, ये G है, ये S है, ठीक है। तो अगर टोटल करंट, ये रेशियो क्या है 8 और ये 9:1 का रेशियो में है ना, ये 9:1, ठीक है, 72/9:1, ठीक है। तो मान लो टोटल करंट अगर 10 आई है, या चलो अब आई ही मान लो, लेकिन मुझे लिखने में आसानी हो इसलिए मैं 10 आई यूज़ कर रहा हूँ और कुछ नहीं। तो मान लो टोटल करंट कितना है 10 आई, ठीक है। तो करंट का रेशियो यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस का रेशियो 9:1 है, तो करंट का रेशियो 1:9 होना चाहिए, तो यहाँ पे करंट आई जाएगा, यहाँ पे 9 आई जाएगा, क्योंकि आप देख लो ना 72 इंटू आई, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वैसे इन दोनों पॉइंट के बीच हो जाएगा 9 इंटू 8, जो कि दोनों केस में 72 आई होना चाहिए, यहाँ 72 आई तो यहाँ भी होना चाहिए ना, क्योंकि पैरेलल में है ना, ठीक है। तो कितना परसेंटेज इसमें जा रहा है, तो आई डिवाइड बाय टोटल करंट, इतना ही तो जा रहा, परसेंट ऑफ करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू आई G गैल्वेनोमीटर, ये हो जाएगा 10%, ठीक है। ऑप्शन बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये तो बहुत ही आसान है, A यहाँ पे है, B यहाँ पे, ठीक है। तो A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया। सबसे पहले ये 5 और ये 5 10, ठीक है, ये 10 और ये 10 5, क्योंकि पैरेलल में है, ये 5 ये पूरा 5 है, 5 सीरीज़ में है, 10 ये 10 और 10 5, ये 5 और ये 5 10 10 और 10 5, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये पूरा चीज़ यहाँ तक 5 आया है, ये वाला चीज़ जो है जो बड़ा सर्कल बनाया है ये 5 है, ठीक है। तो ये 5 है, ये 5 और ये 5, ये पूरा बड़ा सर्कल तो 5 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली 10 5 और ये बड़ा सर्कल का 5, तो ये 5 और ये 5 10 है, 10 और 10 5, ठीक है। तो ये आपका ओरली हो जाना चाहिए, इसमें कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा। कॉन्ग्रेचुलेशंस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। सो जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, जो भी चीज़ ख़राब लगी, प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर आप डाउट पूछोगे कमेंट में तो प्लीज़ टाइम स्टैम्प के साथ ही डाउट पूछना, करेक्ट टाइम स्टैम्प के साथ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ख़राब लगे तो डिसलाइक करना, और कारण भी बताना प्लीज़ कमेंट में, ताकि फ्यूचर वीडियोस में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके फ्यूचर वीडियोस, फ्यूचर लेक्चर्स और अच्छे बन सके, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, अंटिल देन बाय।